ठीक है, आज हम लोग वेब पढ़ेंगे। तो वेब में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा नोट्स में आपको लिख दिए, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का सब कुछ उसमें डाल दिए हैं, क्वेश्चन भी। अब इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। जितना वेब पढ़ाएंगे बहुत ही कम पेज में नोट्स को लिखे हैं, 11 पेज में मात्र पूरा वेब और साउंड सारा आ गया है। जितना भी इसमें पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इस बार जो नीट या जेई में आप एग्जाम देने जाएंगे बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन रहेगा जो क्लास में यहाँ पे होगा। तो चूंकि क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा फास्ट रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि पहले का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या फ्लूइड मैकेनिक्स काफ़ी लंबा लंबा क्लास हो गया था। तो आप लोग का कहना था कि इतना लंबा क्लास छोटा करने के लिए आप बोले थे। तो छोटा करेंगे तो फिर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर तो आप स्पीड अच्छा रखिएगा तो न्यूमेरिकल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे और नोट्स डाला हुआ है, नोट्स को अच्छे से आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यहाँ से अच्छे से पढ़िए, एकदम देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एक एक एनसीईआरटी का हर पॉइंट को कवर किए हैं और प्रीवियस ईयर को भी कवर किए हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहले बेसिक सा बात है वेब में। ट्रांसवर्स दो तरह का वेब होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो इसको समझते हैं। ट्रांसवर्स में ऐसा होता है कि वेव जैसे सपोज कीजिए ऐसे जा रहा है और इसमें भी वेव ऐसे चल रहा है। वेव मतलब एक जगह से दूसरी जगह टॉर्च जला दें तो लाइट जाता है। लाइट क्या है? लाइट तो वेव है। उसी तरह से यहाँ पे देख लिए कि वेव ऐसे जा रहा है। तो ट्रांसवर्स में ये होगा कि वेव ऐसे मोशन कर रहा है तो पार्टिकल या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये 90 डिग्री बना के जाएगा। ये 90 डिग्री को ही ट्रांसवर्स बोला जाता है। तो वेव तो चल रहा है ऐसे, लेकिन इसका पार्टिकल ऊपर नीचे हो, 90 डिग्री पे हो, तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। और वेव चल रहा है उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल आगे पीछे करे, आगे पीछे करता रहे, उसी के डायरेक्शन में, जिधर वेव चल रहा है उसी के डायरेक्शन में पार्टिकल चले, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि कोई स्ट्रिंग है, सपोज कीजिए स्ट्रिंग है, ये धागा, इस पे ये वेव बना दिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट मार्क लगा लीजिए या गांठ बांध दीजिए, उस धागे में गांठ जैसा बांध दीजिए। तो देखिएगा कि ये वेव किसी वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है। तो ये जैसे जैसे नजदीक आएगा ये पार्टिकल आगे पीछे नहीं जाएगा, ये धागा में गांठ बंधा हुआ है। यदि ये गांठ पीछे आता है तो धागा टूट जाएगा ना, तो टूटेगा नहीं, ये गांठ ऊपर या नीचे होगा। तो इस वेव के आने से या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया ना, तो इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। यहाँ पे प्रेशर के फॉर्म में जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव इस तरह से चलता है कि हाई प्रेशर बनाता है, फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये हाई लो प्रेशर करता है, ये हाई प्रेशर का जोन है। और इस तरह से साउंड मोशन करता है। जब इस तरह से वेव चलता है तो ये हाई, फिर यहाँ पे लो बनता है, फिर हाई लो, यानी उसी के डायरेक्शन में जिस तरह वेव जा रहा है उसी के डायरेक्शन में कंप्रेस होता है। तो हाई प्रेशर हुआ, एक्सपेंड किया, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर करता हो उसी के डायरेक्शन में। तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो तो स्प्रिंग को समझिए। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करके फेंक दें तो स्प्रिंग इस तरह से एक्सपेंड करता हुआ, कंप्रेस करता हुआ आगे बढ़ेगा। वही मोशन यहाँ पे साउंड में होता है, प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि स्प्रिंग में गांठ जैसा बन गया है। सपोज कीजिए यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम, एक स्प्रिंग है, यहाँ पे गांठ जैसा बन गया हो। सपोज कीजिए यहाँ पे इसको इस तरह से बनाते हैं, ये गांठ जैसा बन गया है, एक किंक हो गया है, गांठ जैसा मोटा सा उठ गया है। ये लोहे का बना हुआ रहता है स्प्रिंग, थोड़ा सा मोटा जैसा हो गया, यहाँ पे ऐसा बन गया है। अब इसको स्प्रिंग को फैलाएं तो कैसा डायग्राम बनेगा, यहाँ पे देखिए। तो यदि स्प्रिंग को फैलाते हैं तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये यदि स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये छोटा जैसा होने लगेगा। या इसी में डायग्राम यदि बनाना हो, यदि इसको लंबा खींच लें तो इसी में ऐसा हो जाएगा और दूर तक चला जाएगा। अब ये बताइए, जो किंक था या गांठ था जो बना हुआ, उसमें यहाँ आएगा कि और आगे बढ़ जाएगा? तो स्प्रिंग तो फैला है ना, तो यहाँ बढ़ जाएगा, कुछ यहाँ हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फैल रहा है तो ये भी पॉइंट डिस्प्लेस होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया है, तो हम बोलेंगे कि ये जो दूरी था, ये डिस्टेंस ऐसे उससे इतना नीचे आ गया है। ठीक, उसके बाद ये जो यहाँ था, ये पॉइंट यहाँ था, उससे इतना आगे चला गया है। तो इसमें दो तरह का मोशन है। एक तो मोशन कुछ ऐसा है, ऐसा मोशन हुआ है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी के डायरेक्शन में हो जाए तो लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो गया, और यहाँ से इस लाइन से नीचे भी तो आ गया ना है। तो इस वेव में इस लाइन से नीचे ऊपर करे, 90 डिग्री से करे, तो उसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से नीचे भी तो आया है इतना दूर, यानी ऐसे चला गया है। तो ऐसे जाने का मतलब कुछ दूर इतना गया, कुछ दूर ये भी आया। तो इसमें दोनों तरह का वेव है। ये जो किंक है, ये किंक जो स्प्रिंग में बना हुआ है, उसको यदि खींचते हैं स्प्रिंग को तो दोनों तरह का इसमें वेव शो होता है, उसमें ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। तो नोट्स में देखिए लिखा हुआ है, आपके पास यदि नोट्स होगा तो देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे करके बोल सकता है कि मोशन ऑफ किंक इन ए स्प्रिंग
या फिर वैसा ही एक और वेव बनता है, वेव प्रोड्यूस बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर। यानी कि जब मोटर बोट पानी में चल रहा है तो जो वेव चारों तरफ जो बनता है पानी के अंदर, उसमें कैसा बनता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस पॉइंट को देख लीजिएगा, पूछने का चांस है ये वाला पॉइंट। इसको समझने का इतना जरूरत नहीं, समझ में आ गया तो ठीक बात है, नहीं तो बस याद रखिएगा स्प्रिंग का किंक हो या फिर मोटर बोट के कारण पानी में जो वेव बनता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए अभी हम जो क्लास लेंगे ना, इस बार जो एग्जाम दे रहे हैं उसी का पॉइंट करके हम लोग लिख रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो एनसीईआरटी का छोटा छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी बहुत काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी करवा देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। अब हम वेव का स्पीड के बारे में देख लेते हैं। वेव के बारे में तो जान ले, दो तरह का वेव होता है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, तो दोनों का स्पीड देख लेते हैं। तो वेव का स्पीड देखेंगे अभी। तो ट्रांसवर्स वेव में हम लोग को पढ़ना है वेव ऑन अ स्ट्रिंग, यही पढ़ना है, और लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग को पढ़ना है साउंड वेव, ये दोनों पढ़ना है। तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग को पहले देख लेते हैं। ये धागा है, ये धागा को बांध दिए, यहाँ पे ये धागा है, इसको यहाँ पे दीवार में बांध दिए, दीवार में किसी धागा या रस्सी को बांध लेते हैं। तो इसमें रस्सी में कुछ टेंशन होगा, टेंशन को टी लिखा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ एफ लिख रहे हैं, फोर्स ही ना होता है दोनों, यहाँ पे एफ ही लिखते हैं। और यहाँ पे जैसे ही कोई रस्सी में बांध लीजिए, कोई दीवार में रस्सी को ऊपर से नीचे एक बार कीजिए तो ऐसा पल्स जैसा बनता है, यही वेव है। बार बार करते हैं तो वेव बन जाता है, एक बार ऊपर नीचे कीजिए तो एक पल्स जैसा बनेगा इस तरह का, और ये एक वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो इसी वेलोसिटी को जानना है कि वेव ऑन अ स्ट्रिंग पे कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है √F/μ। एफ हो गया इस रस्सी में कितना टेंशन है, जितने ज़्यादा टेंशन रखिएगा उतने ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा। तो टेंशन ये है, और म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, ये म्यू है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी कहने का मतलब मास पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये आगे चल के इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ब्रीफ में छोटा सा हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आगे चल के इसी नोट्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला √F/μ है। एफ हो गया टेंशन, म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी, मतलब कि इस रस्सी का या इस स्ट्रिंग का मास डेंसिटी कितना है, मास पर यूनिट लेंथ कितना है। तो हम ये बोलेंगे जो स्पीड है किस पे डिपेंड करता है, ये स्पीड फोर्स तो ठीक है, म्यू पे डिपेंड करता है, रस्सी कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना भारी है, यानी कि रस्सी को बोल सकते हैं मीडियम। तो यानी ये जो वेलोसिटी है वो मीडियम पे डिपेंड करता है सिर्फ, और ये जो वेलोसिटी है वेव का लेमडा म्यू पे नहीं डिपेंड करता है। V बराबर म्यू लेमडा फार्मूला होता ना है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करता है कि क्या है इसका फोर्स और क्या है म्यू, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन म्यू और लेमडा दोनों इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे आगे चल के आपको फिर से बताएंगे, या कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो म्यू है यहाँ जो क्रिएट किया गया इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, वो आगे चल के पता चलेगा कि इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉक से किया जाता है। इसमें मारते हैं, इस रस्सी में एक ट्यूनिंग फॉक से मारेंगे। ट्यूनिंग फॉक इस टाइप से होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ये वाला जो डंडा है, ये फोक, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, उसी से मारते तो यहाँ वेव बनेगा। तो आगे चल के पढ़ना होगा। तो ट्यूनिंग फॉक का जो फ्रीक्वेंसी होगा उससे यदि धागे को मारेंगे तो यही फ्रीक्वेंसी धागे में चला जाता है, यानी इसको सोर्स बोलते हैं। सोर्स का जितना फ्रीक्वेंसी, सोर्स मतलब जहां से कोई चीज निकले, तो इसके अंदर जो वेव निकल रहा है वो एक्चुअली में कहां से निकल रहा है, यहां से। तो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इसके अंदर भी होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी, हम लोग सिर्फ वेलोसिटी के लिए इसका डिस्कशन हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी जो इसका होता है किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रिंग पे या किसी भी मीडियम में, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है, मीडियम पे सिर्फ। यहाँ पे चलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है लिक्विड में कितना होगा साउंड का स्पीड, सॉलिड में कितना होगा और गैस में कितना होगा, ये तीनों पढ़ना है। तो लिक्विड का फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ, √बल्क मॉडुलस बटा रो होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि लिक्विड आपको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। सॉलिड कहने का मतलब सॉलिड बार या सॉलिड रॉड। सॉलिड बार कहने का मतलब ऐसा लीनियर रॉड जैसा। तो इसमें पढ़ना है आपको, इसका क्वेश्चन रहेगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस बटा रो। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यंग्स मॉडुलस, किसी भी हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड में पढ़े थे ना, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस बटा रो, ये हो गया वेलोसिटी सॉलिड में। और गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सॉलिड और गैस। और गैस में जो वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला गामा P/रो,
ये देखिए ये जो y है यंग्स है, यंग्स मॉडुलस, लेकिन ये जो y है यहाँ, ये जो y है ये Cp बटा Cv है, ये रेशियो है मोलर का। याद कीजिए हीट चैप्टर में Cpy/Cv को गामा बोलते हैं ना, वो वाला गामा यहाँ है। P क्या हो गया, P प्रेशर, और रो हो गया डेंसिटी, यानी गैस का कैसा डेंसिटी है। तो इन सबों को, इसको और इसको, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जहां पे जैसे साउंड चैप्टर में जाएंगे, आगे चलेंगे तो वेव के बाद साउंड होगा, तो साउंड में इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, हर बात को समझ लेंगे क्या क्या है। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो स्ट्रिंग वाला ये जो वेलोसिटी है √F/μ, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ लेंगे, इससे कहां से क्वेश्चन रहता है। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी एक बात चलिए जान लीजिए कि साउंड का जो स्पीड होता है सॉलिड में, लिक्विड में ज्यादा होता है, गैस में कम होता है। बस इतना जान लीजिएगा पॉइंट, अपने नोट्स में इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देखते हैं, फेज के बारे में समझते हैं। तो फेज क्या है पहले मोटा मोटी समझ लेते हैं क्या बात है। जैसे कोई एक धागा है, इसको बोला गया सब आदमी, 10 आदमी को बोला गया कि वेब बनाइए, तो 10 का हो सकता है कि एक जगह से स्टार्ट ना करे, कोई ऐसे स्टार्ट करे वेब बनाना हो। ये दीवार है जिसमें ये रस्सी बंधा हुआ है, हो सकता है कि ऐसे स्टार्ट करे कोई आदमी, ऊपर की तरफ रस्सी को ले जाए, फिर ऐसे ऐसे करे तो वेब बने। दूसरा आदमी हो सकता है इसी चीज को नीचे की तरफ लाए, बीच से ही नीचे लेकर जाए। तीसरा आदमी हो सकता है कि यहां से स्टार्ट ना करके इसको ऊपर ले जाए, पहले यहां से स्टार्ट ले। तो तीनों में अंतर किसी न किसी चीज का है, तो ये तीनों पॉइंट t=0 पे है, स्टार्टिंग, ये स्टार्ट हो रहा है, ये सारा बात स्टार्ट हो रहा है वेव, यानी t=0, ये भी है t=0, ये भी है t=0। तो t=0 पे इसका लोकेशन यहाँ है, इसका यहाँ है, यहाँ, यानी कि सब में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। उसी अंतर को, यानी इनिशियली या स्टार्टिंग t=0 पे जो अंतर होता है उसको फेज से दिखाते हैं। इन सब के लिए एक अंतर बोलते हैं फेज, फेज बोलते हैं। फेज जो होता है t=0 पे बताता है कि इनिशियली ये पॉइंट कहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ था, 10 आदमी आया, तो 10 में किस चीज का अंतर होगा, 10 में फेज का अंतर होगा। तो यहां पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि फेज कितना होता है। साइन वेव ऐसा ही बनता है। साइन वेव में इधर हम ले लेते हैं y और इधर ले लीजिए x या t, कुछ भी, या थीटा। तो यहाँ का ये सब तो हम लोग को पता रहता है, ये थीटा मान लीजिए, थीटा, और इधर y बराबर साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा। तो इसका ग्राफ तो सबको पता रहता है इतना, ये 0 होता है, यहाँ का थीटा 0 होता है, यहाँ का थीटा π/2 ना होता है, ये π/2 हो गया, यहाँ पे π/2 पे मैक्सिमम हो जाता है साइन, और यहाँ पे थीटा होता है पाई। उसके बाद यहाँ का थीटा हो जाता है 3π/2, और यहाँ का 2π, यहाँ का 2π, यहाँ का 3π/2। ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखे। तो इसी से हम लोग को फेज के बारे में आइडिया होगा। फेज के बारे में देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट हो, इसका फेज हम लोग बोलेंगे 0। यहां से स्टार्ट हो रहा हो तो फेज बोलेंगे π/2। सेम चीज यही, कोई पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा हो, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसका फेज हो गया पाई। इधर नहीं जाना है, इधर पूछता ही नहीं, आपको यही 3 पॉइंट आपको जानना है। इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो फेज 0, यानी कि आपसे बोला जाए कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ फेज कितना लेंगे 0। मीन पोजीशन पे ही यहाँ भी है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो फेज कितना लेंगे पाई। देखिए यहाँ पे है मीन पोजीशन पे, तो यहाँ फेज 0 लेंगे। ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो यहाँ फेज 0। मीन पोजीशन पे ही दोनों पॉइंट, ये भी है और ये भी है, ये ऊपर जा रहा है और ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो इसको फेज पाई बोलेंगे और इसका फेज 0 बोलेंगे। ग्राफ भी बताता है ये 0 है और ये पाई है, इसी को फेज बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। मीन पोजीशन से ऊपर के, मीन पोजीशन पर रहे तो 0 या पाई होगा, यही दोनों होगा। ऊपर जाए तो 0, नीचे जाए तो पाई। ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ दिखाएगा, नीचे जाएगा तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, और सबसे एक्सट्रीम पे है तो वो फेज कितना हो गया π/2। इसको एक एग्जांपल से यहां समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ऐसे करके ग्राफ बनाया हुआ है, ये y है और इधर टाइम है। आपसे बोल रहा है कि इसको देख के बताइए कि फेज कितना है इसका, इनिशियल फेज। इसको फेज भी बोलते हैं, इनिशियल फेज भी बोलते हैं। इनिशियल फेज इसलिए कि t=0 पे सारा डिस्कशन होता है, तो इसको देख के बताना है। तो t=0 कर लें, तो t=0 का पॉइंट तो ये बन गया, ये है t=0 पे। t=0 पे बाएं का छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम तो निगेटिव होता नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, इधर का पॉइंट हटा दीजिए। तो यहां से जो ग्राफ शुरू है, नीचे की तरफ से ग्राफ शुरू है ना, यानी यहां से ये वाला ग्राफ कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहां का पॉइंट देख के लगता है कि ये फेज 0 है।
यहाँ से पॉइंट नीचे की तरफ न गया है, ये ग्राफ में कहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ के लिए कौन सा हो गया फेज, सॉरी ये फेज जीरो नहीं, फेज पाई हो गया। जीरो कब होता, जीरो के लिए ग्राफ कैसे होता, ये ऐसे स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता तो जीरो बोलते, इसको जीरो बोलते। सपोज कीजिए कि ऐसे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी जा रहा है ऐसे पीछे की तरफ, तो कहाँ से t बराबर जीरो, ये t है ना, t जीरो यहाँ पे चला गया, t बराबर जीरो, t बराबर जीरो पे एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है ऊपर से यहाँ से, तो यहाँ पे फेज क्या बोलेंगे π/2। ठीक है ना, तो ऐसा करके आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वैलिड इक्वेशन ऑफ वेव कौन कौन सा है। तो कई सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ऐसा दिया हुआ कि ये इक्वेशन वेव को दिखाता है कि नहीं, वेव का रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन वैलिड कैसा होता है। तो वेव का इक्वेशन के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि y फंक्शन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स होना चाहिए, या फिर फंक्शन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स होना चाहिए। इस फॉर्म में होना चाहिए। ओमेगा टी, टी और एक्स ये दोनों है ना, टी और एक्स ये अलग अलग होना चाहिए। बाकी ओमेगा के टी के साथ जो लगा होगा उसको ओमेगा बोलेंगे, और एक्स के साथ जो लगा होगा उसको के बोलेंगे। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो माइनस हो या तो प्लस हो, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ओमेगा टी स्क्वायर माइनस, इस फॉर्म में रहेगा तो वैलिड नहीं बोला जाएगा। इसलिए क्योंकि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको चेक करेंगे तो ऐसा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा इनटू ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस फॉर्म में आ जाएगा ना, प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा फंक्शन के रूप में। यहाँ पे देखिए ये बताता है, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन बताता है कि वेव जा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उल्टा। ये क्यों होता है ये बताने का अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, नहीं तो जो अपना जो नोट्स होता है मेन क्लासरूम वाला, उसमें सारा कुछ समझा देते हैं कि कैसे कैसे कैसे, सब नोट्स में लिखा भी हुआ है। लेकिन इतना टाइम नहीं है अपने को, अपने इस बार का एग्जाम आपको देना है, उसी को पॉइंट में रखना, जितना जरूरत है उतना ही आपको पढ़ा रहे हैं। ये माइनस साइन इतना ध्यान रखिएगा, जो माइनस साइन बताता है उल्टा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ऐसे चलेगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये दोनों को समझिए, ये माइनस रहेगा ओमेगा टी माइनस के, यहाँ माइनस का टर्म आ जाए तो समझ लीजिएगा कि उल्टा प्लस में जा रहा है, और प्लस रहेगा तो माइनस में, बस इतना ही अब समझिए। तो वैलिड वेव इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के फॉर्म में के एक्स, या फिर ओमेगा टी प्लस के एक्स के फॉर्म में, ऐसा इन दोनों फॉर्म में रहना चाहिए। लेकिन इसमें देखिएगा प्लस और माइनस दोनों आ गया है, तो वेव तो पता ही नहीं चलेगा वेव जा किधर रहा है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो वेव इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है हम कैसे लें। तो ये वाला वैलिड नहीं माना जाएगा, दोनों अलग होना चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या फिर प्लस हो तो उसको वैलिड बोलते हैं। अब इसमें और वैलिड होने के लिए और भी कुछ चीज है, कंडीशन है, उसको देखिए। ये जो y है ना, y का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। जो y दिया हुआ है इसका वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। फाइनाइट रहेगा तभी होगा। जैसे कि हम एक इक्वेशन लेते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक लेते हैं y बराबर a ओमेगा टी माइनस के एक्स, दो लेते हैं। इसमें t और x का कुछ भी वैल्यू रखिए, t और x का जो मर्जी वैल्यू रखिए। साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, सॉरी -1 से +1 के बीच में होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में साइन का वैल्यू होता है, यानी कि फाइनाइट तो देगा ही देगा, इनफाइनाइट तो आएगा नहीं। तो ये वैलिड है, ये इक्वेशन वैलिड है वेव का। इसमें आ जाती है t और x का कुछ भी वैल्यू डाल लें, t बराबर इनफाइनाइट ले लें, तो पूरा का पूरा टर्म ये जो y है क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो फाइनाइट तो आया नहीं, तो ये बोलेंगे कि ये वैलिड इक्वेशन नहीं है। तो ऑन एवरेज मोटा मोटी समझ में आ गया कि फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके वो हम लोग बोलेंगे कि वैलिड है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 37, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। देखिए कह रहा है इसमें भी एग्जामिन करना है कि इसमें से फंक्शन है वो ट्रेवलिंग वेव का, ट्रेवलिंग मतलब ट्रेवल करना, या वेव ही बोलिए सिंपल, उसका है कि नहीं वैलिड इक्वेशन। तो जो पहला आप चेक कर लीजिए, जो x माइनस बी टी स्क्वायर है, इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट वाला भी नहीं होगा वैलिड, इसलिए क्योंकि x बराबर इन्फिनिटी रख दें तो पूरा टर्म ही इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हो गया, पूरा इनफाइनाइट होने से वैलिड नहीं रहा। लॉग का टर्म है, लॉग का टर्म है, x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे, ये भी इन्फिनिटी हो गया, तो ये भी काम खत्म। 1 का फॉर्म है, 1/x प्लस वी टी, x बराबर 0 रख लेंगे, t बराबर 0 रख लेंगे, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये भी वैलिड इक्वेशन नहीं। तो हम बोलेंगे कि तीनों का तीनों में कोई भी वैलिड इक्वेशन नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रस्सी बंधा हुआ है, इसको एक बार ऊपर नीचे करें, रस्सी को पकड़ के एक बार ऊपर नीचे करिएगा तो एक पल्स जैसा बनता है, इसको पल्स बोलते हैं। एक इस तरह का पल्स बना और रस्सी को पकड़कर ये पल्स बना और पल्स किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता है। हम लोग पढ़े थे इस वेलोसिटी को √F/μ, तो इस तरह से बढ़ता जाता है, ये पल्स बोलते हैं इसको। अब उसी रस्सी को पकड़ के बार बार कोई ऊपर नीचे करे तो बार बार ऐसा ऐसा वेव बनेगा, तो पूरा कंप्लीट वेव बन जाएगा और इस तरह से कंप्लीट वेव बनकर आगे की तरफ चलेगा एक v वेलोसिटी से। तो हम लोग इसको नहीं पढ़ना है, पल्स को नहीं पढ़ना, हमको इसको पढ़ना है कि पूरा का पूरा जो वेव बन गया इसको साइन वेव बोलिए। ये जो साइन वेव बन गया इसको यहां से अपना सिलेबस है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। अभी जो पढ़ रहे थे वो हल्का फुल्का बेसिक था। अभी देखिए वेव के बारे में वो सब आपको नहीं बताएं। वेव में ये सब होता है कि इस तरह रहता है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दो क्रेस्ट का जो बीच का दूरी उसको लेमडा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ये सब बहुत ही बच्चा जैसा बात है जो 9th-10th में पढ़ते हैं, ये सब उतना डिस्कशन हम लोग नहीं किए, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। तो अभी हम लोग कंप्लीट वेव जो ये साइन वेव बन रहा है यहां से शुरू करते हैं। इक्वेशन वेव का ये रहेगा a sin ओमेगा टी माइनस किसका, आपको बोले थे ना कि फंक्शन किसका फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन कहने का मतलब उसमें क्या क्या टर्म होना चाहिए, ओमेगा टी के एक्स, ये दो टर्म होना चाहिए तभी जाके वेव का इक्वेशन होता है। दूसरा a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन उल्टा बताता है प्लस में, यानी वेव जो जा रहा है इस वेव हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाला, और ये हो गया निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। या प्लस है ना तो प्लस का मतलब उल्टा माइनस में जा रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, टर्म को समझते हैं कौन कौन सा क्या है। ए हो गया एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सब नोट्स में लिख दिए। के हो गया वेव नंबर, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर बोलिए या सिर्फ वेव नंबर ही बोलेंगे तो काम हो जाएगा। अब ये सब आपस में रिलेटेड है किस तरह से, यहाँ पे कुछ फार्मूला है उसको जानना है। वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर का फार्मूला हो गया 2π/λ या फिर ω/v। देखिए कैसे, k बराबर ω/v लिखें, v बराबर फार्मूला होता है क्या है μλ, छोटा छोटा फार्मूला है, v बराबर μλ, ये सब चीज आपको जानते ही होंगे। v बराबर μλ, टाइम पीरियड बराबर 2π/ω, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड, ऐसा करके छोटा छोटा बहुत सारा फार्मूला है जो ये सब चीज़ आप जानते हैं लगभग, हम मान के चल रहे हैं। v बराबर μλ और ω बराबर होता है 2π फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कट गया तो 2π/λ आ गया। तो k का ये फार्मूला आपको याद रखना है, वेव नंबर का ये फार्मूला है आपको याद रखना ही है 2π/λ के फॉर्म में, या फिर ω/v। ओमेगा क्या हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा, और v हो गया वेव का स्पीड, ये जो वेव जा रहा है, ये जो वेव जा रहा है ये वाला, ये वेव का ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब नोट्स में हम लोग, आपको नोट्स होगा तो देख लीजिए वीडियो को रोक कर कि क्या क्या ये सब बात हम लोग पढ़ाए हैं। नोट नहीं कीजिएगा, देखिए कई लोग आप लोग में से ऐसे होंगे जो नोट करते चल रहे होंगे, नोट करते चल रहे होंगे, नोट बाद में कीजिएगा, नोट्स को पहले आप ले लीजिए, नोट्स को देख लीजिए, लगभग 60 टर्म लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अभी एग्जाम आपको देना है तो छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बाकी ज्यादा मत लिखिए उसमें से, क्योंकि तुरंत आपका एग्जाम है। ये हो गया वेव का अपना इक्वेशन। अब यहां से स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है अपने को। इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो वेव जैसे ये है, इसको, ये तो हो गया एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ये जो एम्पलीट्यूड है, और ये जो पॉइंट है इतना दूर इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यही चीज है y। तो ये y यहाँ है, जैसे कि t और x को बदलेंगे, t और x को, ये तो दूरी x है, x को अभी यहाँ पे x है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, यहाँ x बदलेंगे, यहाँ पे बदल लेंगे तो y इतना हो जाएगा, यहाँ पे x ले आए तो y इतना हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, इसको पार्टिकल बोलते हैं। धागा तो एक्चुअली में यही ना था, धागा ये था, ये सब पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल है धागे का। तो ये पार्टिकल कभी ऊपर है, यहाँ पे गया हुआ है, ये पार्टिकल यहाँ है, नीचे है, तो ये सब पार्टिकल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसका दिया, पार्टिकल का, ये डिस्प्लेसमेंट है
पार्टिकल का। तो वेव का इक्वेशन जैसे इसे दिया हुआ है तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि इसमें एक्स टी तो समझ में आता है, एक्स मतलब ये दूरी, टाइम मतलब ये टाइम, ये वाई क्या है तो वाई है, वाई डायरेक्शन में ये जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में। तो वेव का इक्वेशन का मतलब वही होता है, डिस्प्लेसमेंट को जो लिखते हैं ना उसी को वेव का इक्वेशन बोला जाता है। तो ये तो ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहां लगा दीजिए, पार्टिकल एक बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे dy बाई dt, यही करते ना, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखते नहीं है, हम लोग को समझ में आ रहा है कि dy बाई dt ही कर रहे हैं तो इसको हटा लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, a तो रह जाएगा, साइन का क्या बनाएगा कॉस, साइन का कॉस बनता है, अंदर का टर्म पूरा रहने दीजिए। अब ओमेगा टी है, dy बाई dt ने किए थे डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ना, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो यहां पे ओमेगा बाहर हो गया। अब यहां पे एक्सेलरेशन, ये तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बाहर रह गया। कॉस का क्या बनेगा, कॉस का साइन बन जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस का जब साइन बनता है तो यहां पे माइनस हो जाता है टर्म, और यहां पे टी एक है ना तो ओमेगा टी के साथ ओमेगा है तो ओमेगा बाहर निकलेगा तो डबल हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हो गया पूरे वेव में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किसका, ये तीनों किसका, ये तीनों पार्टिकल का। तो यहां पे यदि डायग्राम बनाया ऐसे तो ये पार्टिकल, यही सब पार्टिकल है। धागा का पार्टिकल कहने का मतलब धागा का हर पार्टिकल ये सब है, ऊपर गया हुआ है धागा, यहाँ पे धागा नीचे गया हुआ है, तो यही सब पॉइंट का कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें कोई पॉइंट ये ले लें, तो इस पॉइंट का ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इसको y लिखेंगे, वो ये बताएगा। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोलेंगे तो ये वेलोसिटी, ये इक्वेशन बताएगा। यहीं पे रुकेंगे। दो तरह का वेलोसिटी वेव में हो गया, एक तो वेलोसिटी ऐसा हो गया, ये वेव का वेलोसिटी है, धागा ले लिए ये बन गया वेव जा रहा है, तो ये वेलोसिटी वेव का, ये ऐसे जा रहा है, ये वेव ऐसे जा रहा है, और ये पार्टिकल कैसे जा रहा है ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे जाता है उसी को ना ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ये पार्टिकल देखिए अभी ऊपर जा रहा है, कुछ देर में नीचे जाएगा, तो ये हो गया पार्टिकल का वेलोसिटी ये वाला। अब एक्सेलरेशन किसका, यहां पे इस पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन भी होगा ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब यहां पे आ जाते इक्वेशन में, ये टर्म को बोलिए और यहां पे इस टर्म के बारे में बोलिए क्या होगा। ये टर्म को बोलेंगे कि वेलोसिटी में कॉस लगा हुआ है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो बोलेंगे नहीं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी का, तो हम बोलेंगे वी मैक्स, यानी वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है ए ओमेगा स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम है इसको बोलते हैं मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये पार्टिकल का सारा कुछ लिखा रहा है ना, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, या ये सारा वेलोसिटी ऊपर होता है ना, ऐसा होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड भी बोलते हैं। इस वेलोसिटी का दो नाम है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम ट्रांसवर्स, इसलिए क्योंकि ट्रांसवर्स के डायरेक्शन में होता है, इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन सिर्फ बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, अचानक से क्वेश्चन में आपको दे देगा, क्योंकि पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए ओमेगा स्क्वायर होगा, इसमें एक बार ओमेगा है, इसमें दो बार ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर है। इस पॉइंट को आप नोट्स में देख लीजिए। और एक चीज और आप यहां पे देख सकते हैं जो कि एसएचएम चैप्टर में पढ़ना है, थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन कर देते हैं। यहां पे टर्म है साइन का, देखिए यहां पे टर्म है साइन का, ये कॉस का, ये साइन है लेकिन आगे में माइनस लगा हुआ है, यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो साइन कॉस में कितना का फेज डिफरेंस है इन दोनों में, साइन कॉस है तो फेज डिफरेंस कितना का π/2 का, ये माइनस है, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन के फॉर्म में ले जाना, माइनस को हटाना है तो साइन थीटा प्लस पाई भी बोल सकते हैं। इस कॉस को बोल सकते हैं कि साइन, इसको थीटा मान लें तो थीटा प्लस π/2, साइन π/2 प्लस थीटा क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा ना बनता है। बस हल्का सा समझा देते हैं, ये चीज एसएचएम में हम लोग को ज्यादा जरूरत है। तो इन दोनों में कभी कभी पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस देखिए, ये साइन है, यहां भी साइन कर लिए, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का बोलेंगे कि π/2 का फेज डिफरेंस है। आपसे पूछा जाता है इन दोनों में कितना का फेज डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, एक्सेलरेशन में कितना हो गया, साइन है तो यहां भी साइन कर लिए ना, माइनस को हटा लिए, ये माइनस था ना, माइनस को हटाएं तो यहां पाई किए, तो कितना का फेज डिफरेंस है, तो बोलेंगे
डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का। उसी तरह से इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस पूछा जाए, ये भी साइन ये भी साइन, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2 यहाँ है, पाई है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का, π/2 का। तो ये सारा कुछ SHM में इसको जानना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। यहाँ पे हम लोग जो सबसे काम का बात यहाँ पे है ये कि Vmax और Amax कितना है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव देखते हैं क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव तो हम लोग ये देखे थे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन बोलिए। लेकिन इसमें इस इक्वेशन में कहीं ऐसा बात बताया गया है कि फेज कितना है। हम लोग फेज का डिस्कशन शुरुआत में किए थे कि ये जो धागा है इसको यहाँ से ऊपर लेके गए हैं, या फिर इस धागा को यहाँ से नीचे ला रहे हैं, या फिर ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में, इसके सब में तो डिफरेंस, ये फेज 0, ये फेज पाई और ये फेज π/2 होता था। इन तीनों का कहीं डिस्कशन इसमें है, वेव के इक्वेशन में नहीं है, तो हमको काउंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल वेव का इक्वेशन होगा इसमें एक फेज भी जोड़ना पड़ेगा। फेज मतलब इनिशियल टाइम, यदि 0 है तो उस समय फेज का पोजीशन क्या है, पार्टिकल का पोजीशन, स्ट्रिंग का पोजीशन क्या है, इसके लिए फेज है। तो क्या क्या फेज पढ़े थे, फेज पढ़े थे कि 0, फेज पढ़े थे π/2, फेज पढ़े थे पाई। यही ना 3 तरह का जिसका हमको जरूरत है। फेज 0 लेंगे, इसमें 0 डालेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। π/2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2। ये हो गया साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस। तो ये बन जाएगा a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। यानी एक इक्वेशन साइन के फॉर्म में है, एक इक्वेशन है कॉस के फॉर्म में। इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन ही बोला जाएगा। इन दोनों में फर्क बस किस चीज का, फेज का। इन दोनों में फेज का अंतर कितना है, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, तो फेज डिफरेंस कितने का, π/2 का बोलेंगे। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ये फॉर्मूला हो गया a साइन पाई प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये बना। अब चाहें तो इसको उल्टा कर दें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से इसको उल्टा कर दें आपस में तो माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा। और a साइन, ये उल्टा हो गया है, माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन भी आपको क्वेश्चन में बहुत जगह दिखेगा, तो ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सब जगह यही चलता है। इसके बजाय ये भी आ सकता है इक्वेशन, ये भी। इन दोनों में अंतर देखिए, ओमेगा टी आगे में है, के एक्स बाद में है, लेकिन इसमें के एक्स आगे है, ओमेगा टी बाद में है। ये उल्टा हो गया, इसी का उल्टा हो गया। यहाँ पे दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन में जैसे ही पढ़ेंगे, चाहे ओमेगा टी आगे हो चाहे के एक्स आगे हो, दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बस दोनों में अंतर किस बात का होगा, दोनों में अंतर होगा फेज का। इसका फेज 0 माना जाएगा और इसका फेज पाई रहेगा। ये जो उल्टा हो जाए तो बस खाली फेज का डिफरेंस है, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और यहाँ पे आगे में यदि माइनस लग जाए, यहाँ पे माइनस लग गया है, तभी भी ये भी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आगे में माइनस भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे में माइनस बताता है कि फेज का कितना डिफरेंस है या फेज का अंतर कितना है, बस वो बताता है। तो अब देखिएगा ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशन है। साइन के फॉर्म रहे, कॉस का फॉर्म रहे, माइनस का फॉर्म रहे, कोई फर्क नहीं। ओमेगा टी आगे रहे या के एक्स आगे लगे, कोई फर्क नहीं, सारा का सारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ऐसा वेव ले लिए, साइन वेव है, इस पे कोई 2 पॉइंट ले लिए। पॉइंट नंबर 1 मान लीजिए, पॉइंट नंबर 2। ये वेव जैसे आगे जा रहा है तो 2 पॉइंट है, दोनों के बीच, इन दोनों के बीच जो अंतर है, डिफरेंस मान लेते हैं डेल्टा एक्स का दूरी है दोनों के बीच, इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है। तो इसमें पूछा जाता है कि ये दोनों पॉइंट में हो सकता है ये ऊपर जाए, ये हो सकता है ये नीचे जाए। कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, तो दोनों में अंतर किस बात का, फेज का सिर्फ अंतर है। तो इन दोनों में हो सकता है ये ऊपर जाए, ये नीचे जाए, तो कुछ तो फेज डिफरेंस होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच एक फेज डिफरेंस होगा, तो निकालना है। तो फेज डिफरेंस, उसको फाई लिखेंगे, फेज को भी फाई लिखेंगे हम लोग, और फेज डिफरेंस को भी फाई लिखेंगे, डेल्टा फाई नहीं लिखेंगे। बहुत सारे बुक में फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग फेज को भी फाई ही लिखेंगे, फेज डिफरेंस को भी फाई ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा के डेल्टा एक्स।
के बारे में अभी पढ़ लेते हैं, वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर बोलिए। के का मतलब हो जाता था क्या, 2π/λ डेल्टा एक्स, ये हो गया। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछेगा कि बता देगा कि पाथ डिफरेंस यानी इन दोनों के बीच इतना है, तो इन दोनों के बीच फेज का अंतर कितना होगा, फेज का डिफरेंस कितना होगा, तो के डेल्टा एक्स याद रखिएगा। ये देखिए कैसे इक्वेशन क्या था यहाँ पे बताइए, इक्वेशन था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी सपोज कीजिए एक्स में अंतर हम लोग कितना ले लिए हैं, डेल्टा एक्स का, यही ना है ये जो डिफरेंस है, तो इसमें कितना से गुना होगा, के से गुना होगा, तो के डेल्टा एक्स हमारा फेज डिफरेंस निकल जाएगा। अभी टाइम में आपको सपोज कीजिए ऐसा बोल दिया क्वेश्चन कि एक पॉइंट अभी यहाँ है, कुछ देर के बाद यही 1 वाला पॉइंट यहाँ चला गया, टी टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में, या फिर डेल्टा टी टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो ये दोनों के बीच फेज डिफरेंस, तो हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस या फेज चेंज बोलिए, फेज चेंज विथ टाइम, इसको बोलेंगे फेज का ये जो चेंज हो रहा है विथ डिस्टेंस है, और ये टाइम के अनुसार फेज चाहिए, फेज डिफरेंस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे टी के जगह टाइम में कितना अंतर आ गया, डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा एक्स आया तो डेल्टा टी तो ओमेगा से गुना होगा, तो ओमेगा डेल्टा टी, ये हो गया फेज डिफरेंस। ये वाला आपसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी जान लीजिए दो तरह का फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा। आपसे एक पाथ डिफरेंस दे देगा डेल्टा एक्स, जनरली यही 99.9% क्वेश्चन यही पूछा जाता है, पाथ डिफरेंस दे दिया, तो पाथ डिफरेंस दे दिया तो फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स करेंगे, हो गया। के डेल्टा एक्स किस लिए, क्योंकि डेल्टा एक्स करेंगे तो के से गुना होगा। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि यही पॉइंट दूसरा 1 और 2 के बीच नहीं चेक करना, हम लोग को 1 और 1 के बीच ही में चेक करना है। अभी यहाँ पे है, कुछ देर के बाद यहाँ चला जाएगा डेल्टा टी टाइम में, तो पूछा इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, तो उसके लिए टाइम के साथ कितना चेंज करता है वो निकालना है। तो ओमेगा डेल्टा टी, ये कैसे, टाइम के जगह डेल्टा टी का चेंज हो गया तो ओमेगा से गुना होगा तो ओमेगा डेल्टा टी, तो ये दोनों फेज डिफरेंस है, के डेल्टा एक्स या फिर ओमेगा डेल्टा टी। इसको नोट्स में देख लीजिए पॉइंट को। एक एग्जांपल जैसा करते हैं, जैसे एक इक्वेशन आपको ऐसा दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। प्लस साइन क्या बताता है, प्लस बताता है कि माइनस डायरेक्शन में वेव जा रहा है। दूसरा इक्वेशन है ए साइन की जगह कॉस, और यहाँ पे ये सब कुछ वही ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस एक π/2 है। आपसे पूछा इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, तो जनरली लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ π/2 है, तो इन दोनों में फेज डिफरेंस π/2 का बोल देंगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ भी देखना, ये साइन है ये कॉस है, तो दोनों को पहले सिमिलर में चेंज कर लेंगे। ऐसा मेडिकल में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो दोनों के सिमिलर में चेंज कर लीजिए, कॉस है तो इसको साइन में चेंज कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस थीटा को यदि चेंज करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस π/2। एक्चुअली में ये चीज़ लिखा जाता है उल्टा करके, π/2 प्लस थीटा लिखा जाता है, लेकिन हम जान के ऐसा लिखें ताकि ये क्वेश्चन बनाने में मदद मिले। कॉस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए कॉस को चेंज कर रहे हैं साइन में, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस π/2, इतना तो है ही, जितना है थीटा उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, π/2 और जोड़ना पड़ेगा। ऐसा π/2 जोड़ेंगे तो कॉस से साइन में बदलेगा। अब ये कितना हो गया जोड़ के, ये तो पाई हो गया। अब देखिए इन दोनों में फेज डिफरेंस आपको चाहिए, तो यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, दोनों सिमिलर हो गया, तो अब फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच बोलेंगे, यहाँ ये है, यहाँ इतना तो है ही, एक्स्ट्रा क्या हो गया पाई, तो इसको बोलेंगे पाई फेज डिफरेंस। और पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है, तो 3.14 लगा लीजिए। यदि फेज डिफरेंस π/2 होता तो इसी का हाफ करते तो 1.57। कई बार क्वेश्चन में 1.57 या फिर 3.14 का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको ध्यान अचानक से नहीं रखे कि π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.57। इसको देख लीजिए पॉइंट को। अब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर पाएं। सपोज कीजिए कि ऐसे करके वेव का एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें बहुत कुछ आप क्या क्या निकाल सकते हैं देख लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड निकल गया, जो जो निकलता है सब निकाल लेते हैं। ये एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड बराबर 100 बोलेंगे। ये चीज़ टी के साथ जो गुना में है, ये चीज़ क्या हो गया, टी के साथ जो गुना में उसको ओमेगा बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना हो गया 20 पाई। हम लोग फॉर्मूला पता है ना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे टी के साथ जो गुना में है इसको ओमेगा बोलेंगे, और एक्स के साथ जो गुना में है इसको के बोलेंगे। ठीक है,
अब के ओमेगा है तो वेव का स्पीड भी निकल सकता है, के बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा बटा भी। के बराबर आ गया 10, ओमेगा बराबर आ गया 20 पाई, तो भी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी निकल जाएगा कि वेव का स्पीड कितना है। ओमेगा बराबर, या फिर लेमडा भी निकाल सकते हैं, के बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा, तो यहाँ से लेमडा भी निकल जाएगा। तो जो कुछ भी चाहिए सब कुछ निकल जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन को कंपेयर करना होता है कौन सा इक्वेशन से, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे तो ए बन गया, ओमेगा यहाँ हो गया, के यहाँ हो गया, इसको कंपेयर कर लेंगे तो हम बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 4। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, इसको देख लीजिए। फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस के हम लोग क्या बोले थे, के डेल्टा एक्स, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब हम इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे सी और डी, ये दोनों करेंगे, बाकी ऊपर छोड़ दीजिए, सी और डी ही काम का है। सी में पाथ डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी डेल्टा एक्स दिया हुआ है लेमडा बाई 2, ये लेमडा बाई 2 कर लें, कितना आ गया फेज डिफरेंस पाई, तो लेमडा बाई 2 वाले केस में फेज डिफरेंस ये निकला है। दूसरा है 3 लेमडा बाई 2, डी वाला 3 लेमडा बाई 4 है, 3 लेमडा बाई 4, इसको देखते हैं, इसका फेज डिफरेंस के हो गया 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा एक्स की जगह 3 लेमडा बाई 4, यानी 3 पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे एक्चुअली में जो फंक्शन है कॉस का है, देखिएगा ऊपर में कॉस का फंक्शन है पूरा दिया हुआ, इक्वेशन जो है कॉस का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आपका आया 3 पाई बाई 2, इस 3 पाई बाई 2 को लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, 2 पाई माइनस पाई बाई 2। तो कॉस का यदि फंक्शन हो, क्योंकि दिया हुआ है कॉस का, तो कॉस इतना लगाए 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये चीज़ आ जाता है कॉस पाई बाई 2 आ जाता है। तो इसी चीज़ को 2 पाई माइनस पाई बाई 2 को लिखा जा सकता है पाई बाई 2, तो ये जो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 है, इसी चीज़ को लिखा जा सकता है कि ये चीज़ पाई बाई 2 है। तो हम लोग फेज डिफरेंस बोलेंगे इस केस में फेज डिफरेंस बोला जाए तो 3 पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं या फिर पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं, ये दोनों फेज डिफरेंस आएगा। यदि ऑप्शन में पाई बाई 2 है तो ये भी चांस है, ये दोनों ऑप्शन आ गया, ये दोनों ऑप्शन आ गया तो इसको चुनेंगे, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है तो इसको चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 3 लेमडा बाई 4 है तो कितना होगा, तो यहाँ से करने के बाद 3 पाई बाई 2 आता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और फंक्शन चूंकि कॉस का फॉर्म में दिया हुआ है तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है प्लस में, तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाता है, यानी अंदर वाला जो टर्म है पाई बाई 2 के बराबर है, ये चीज पाई बाई 2 के बराबर है। कॉस रहेगा तब, ये कॉस है फंक्शन तब, साइन रहता तो नहीं, साइन रहता तो ऐसा नहीं होता, यहाँ चूंकि कॉस है, साइन रहता तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाता, लेकिन हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है कॉस के फॉर्म में, इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारा फेज डिफरेंस ये भी ले सकते हैं, फेज डिफरेंस ये भी ले सकते हैं, दोनों बात बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 39, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा ऊपर फंक्शन जो इक्वेशन दिया हुआ है वेव का, वो कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, और नीचे में वैसे ही निकालना है, फेज डिफरेंस आपको निकालना है। तो ए और बी तो वही हो गया जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 4, तो 3 लेमडा बाई 4 इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो इसको अभी भी बताए हैं। सी वाला देख लेते हैं इसका पार्ट की, फेज डिफरेंस निकालना है इसमें भी, लेकिन टाइम का अंतर है, डेल्टा टी वाला, टाइम देखिए टी है और टी बराबर 5 है, एक्स फिक्स है, एक्स बराबर कितना दिया 100 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन में एक्स फिक्स है, तो हमको चाहिए ओमेगा डेल्टा टी हो जाता है फेज डिफरेंस, हमको फेज डिफरेंस चाहिए, तो टाइम का अंतर है ना, टाइम का डिफरेंस है टी और इतना, तो ओमेगा डेल्टा टी, ये डेल्टा टी निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो काम हो जाएगा। तो इक्वेशन जो दिया हुआ है ऐसा लिखा हुआ है, इक्वेशन जो लिखा हुआ है 2 कॉस 2 पाई है, 2 पाई को अंदर लेके चले जाएं तो 2 पाई इंटू 10 हो गया, 2 पाई इंटू 10 टी, 2 पाई को अंदर लेके जाना है, माइनस यहाँ भी 2 पाई इंटू कुछ टर्म यहाँ भी है एक्स का, प्लस 2 पाई यहाँ भी चला गया इंटू 3.5, ये सब टर्म है, रहने दीजिए। ओमेगा चाहिए था ना, ओमेगा किसको बोलते हैं, टी के साथ जो गुना में होता है उसी को ना ओमेगा इंटू टी बोलते हैं, तो जितना दूर जितना जो टर्म है ये सब ओमेगा हो गया, तो ओमेगा बराबर 2 पाई
इंटू 10, तो ओमेगा तो निकल गया, ठीक है, ये ओमेगा हो गया, कहीं पे लिख लेते हैं ओमेगा 2 पाई इंटू 10 यानी 20 पाई, ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोलता है कहाँ से कहाँ, टी बराबर, क्वेश्चन में ये बोल रहा है टी इक्वल टू टी से लेकर कितना तक, 5 सेकंड तक। तो टाइम पीरियड चाहिए ना ये टी, तो ये तो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये है ना ओमेगा 20 पाई, तो ये कटेगा पाई से पाई, ये 10, 0.1 बन गया। तो हमारा टाइम हो गया कहाँ, ये हो गया 0.1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ओमेगा हो गया डेल्टा टी के जगह, टाइम का इंटरवल कितना करेगा, 5 में से 0.1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.9, एक जीरो गया इससे, एक जीरो कैंसिल हो गया तो पॉइंट खत्म। अब 2 से गुना हो गया तो 98 पाई, ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस। देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 21, यह है नीट 2013 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन में वेव चले तो इक्वेशन में माइनस आता था कि प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता था कि प्लस के एक्स होता था। तो यदि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता है तो इसका उल्टा होता था माइनस, यदि वहाँ पे प्लस हो गया तो उल्टा हो गया था ना। हम लोग समझ चुके थे एक चीज़ क्या कि ओमेगा टी माइनस के एक्स रहे तो वहाँ प्लस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस रहे वहाँ पे टर्म में तो माइनस एक्सिस में उल्टा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस का टर्म आना चाहिए। तो माइनस का कितने में है, ए में है, सी में है और डी में है। अब तीनों तो ठीक है, ये सी डी में से होना चाहिए। अब आगे देख रहा है कि इसमें कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ 1 मीटर, इतना जाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन बनाना है तो देखिएगा एसीडी में के का वैल्यू सबका अलग अलग है, एक का 10 पाई है, एक का 1 है, सी वाले में कितना 1 है और डी वाले में एक्स का वैल्यू, एक्स के साथ जो गुना में होता है उसी को ना के बोलते हैं, के एक्स। तो के का वैल्यू कितना है 2 पाई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इक्वेशन जो था उससे कंपेयर करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बोलिए या इसको उल्टा बोल लीजिए के एक्स माइनस ओमेगा टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा है सीधा है, उसको फेज का सिर्फ अंतर होता है। तो अब इसी सब में से एक्स के साथ जो गुना में होता है उसको के बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ए सी डी तीनों में के का वैल्यू अलग है तो सिर्फ के का वैल्यू चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा की जगह यहाँ पे दिया वेवलेंथ है 2 पाई, ये 2 पाई कटा तो 1 बना, तो के का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो सब में से किस में के का वैल्यू 1 है, सी वाले में एक्स के साथ कितना लगा हुआ है 1, तो यहाँ पे हो गया सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 29, ये मेडिकल का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको पहले खुद से कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा फिजिक्स में। कह रहा है कि इन दोनों में फेज का अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखिए एक साइन है कॉस है, इसको पहले साइन में चेंज करते हैं, साइन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 2 कर देंगे। अब कह रहा है दोनों साइन साइन आ गया, अब फेज का अंतर चाहिए तो यहाँ पे आइएगा, ये दोनों तो ठीक है, यहाँ डिफरेंस है, वो पाई बाई 2 को लिखते हैं 1.57। अब इन दोनों में डिफरेंस करना हो तो यहाँ पे इतना है और यहाँ पे 1.57 है, तो फेज का डिफरेंस करना हो तो इन दोनों को घटा लीजिए तो कितना बनेगा 0.57 तो कट जाएगा 1 बनेगा, रेडियन में तो रेडियन में। इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 27, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इस रेंज का नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना होता है अपने नोट्स में देखिए जाकर, आपको याद होना चाहिए ए ओमेगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होता है ए ओमेगा, और वेव वेलोसिटी को तो वी लिखते हैं। हम लोग पहले से जानते हैं ओमेगा बाई वी को के भी तो लिखा करते ना है, तो ए हो गया, ओमेगा बाई वी को के लिखते हैं क्योंकि के का फॉर्मूला 2 पाई बाई लेमडा या ओमेगा बाई वी होता है। ए एम्पलीट्यूड कितना है इसमें ढूंढिए, 3 है, और के का वैल्यू कितना है, के होता है जो एक्स में मल्टीप्लाई होता है, तो पाई बाई 2, ऐसा ना इक्वेशन है पूरा, 3 साइन पाई बाई 2 50 टी माइनस एक्स। तो ये जो पाई बाई 2 इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये अंदर जाएगा तो यहाँ भी तो चला जाएगा ना, ये पाई बाई 2 यहाँ भी जाएगा और ये पाई बाई 2 यहाँ भी जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो एक्स के साथ जो गुना में ये पाई बाई 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 2, आंसर हो गया इतना 3 पाई बाई 2।
यानी इसका आंसर हो गया बी। तो देख लीजिए ये जो पाई बाई 2 है बाहर नहीं छोड़ना, इसको अंदर लेके जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा बनेगा, और इसके साथ अंदर लेके जाएंगे तो के बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 32। देखिए करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, यानी लेमडा चाहिए, वेव वेलोसिटी इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्वेश्चन बोलता है v इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इतना होता है, तो आपको इसमें क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। तो यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं v को इधर लेके जाएं, ओमेगा बाई वी, और ओमेगा बाई वी को तो k लिखते हैं, इसको तो k लिखते हैं, तो 1 a और k के जगह 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा इधर गया, तो लेमडा इक्वल टू 2 पाई a। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 24। ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखिए करा फेज क्या होगा, इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ इसका इस तरह से है, इस तरह से ग्राफ है। t बराबर 0 पे पॉइंट ये ना, t बराबर 0 का ग्राफ दिया हुआ है कि y बराबर ये से दिया हुआ है a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। t बराबर 0 पे स्नैपशॉट मतलब फोटो, स्नैपशॉट करने का मतलब फोटो पिक्चर उसका इस तरह से आता है। तो t बराबर यदि 0 रख लें, x बराबर 0 रख लें, क्योंकि ये x है और इधर y है, x 0 कर ले तो यहाँ चले आएँ, तो x बराबर 0 कर लें, t बराबर 0 कर लें, तो बन जाएगा a साइन 5, यही ना बनेगा। और वो चीज़ क्या है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये साइन का है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना होता था, फेज डिफरेंस पाई को बताता था। ये ग्राफ को हम लोग बस खाली इतना याद रखिए तो आपको सब काम हो जाएगा। इसका फेज डिफरेंस 0, इसका होता था पाई बाई 2, और इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये है पाई बाई, सॉरी ये पाई होता था, ये 3 पाई बाई 2। तो यहीं तक क्वेश्चन आता है, या तो यहाँ का और यहाँ का क्वेश्चन रहता है, यही 3 में से लगभग क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ का फेज कितना लेंगे, यहाँ का फेज लेंगे पाई, यानी इसका आंसर हो गया कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 54। ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन देने के बाद फेज का वैल्यू दे दिया है 2 पाई बाई 3। एक्चुअली में यहाँ एक्स का टर्म नहीं है, ओमेगा टी बस छोड़ दिया, तो एस एच एम ये हो गया। एस एच एम या वेव लगभग मिलता जुलता है, तो कोई टेंशन नहीं है। फाई दिया हुआ कितना, 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री। 2 पाई बाई 3 कितना, 120। तो कह रहा है कि इसका कौन सा इक्वेशन होगा। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ का 0 डिग्री, यहाँ का पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, यहाँ का 180 डिग्री पाई। तो इसमें 120 डिग्री कहाँ होगा, ये 2 पाई बाई 3 बोला ना है, 2 पाई बाई 3 फेज आपको हमको बोला है 2 पाई बाई 3, ये मतलब 120 डिग्री। तो कहाँ होगा, 90 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा 120 डिग्री। यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ग्राफ यदि बनाया जाए तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे ग्राफ कुछ होना चाहिए। यानी इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर ए हो गया। ए ग्राफ ऐसा ही ना दिया हुआ है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता हुआ है, ये हो गया 120 डिग्री का पॉइंट। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसे तो 3 ही जगह से रहता है पॉइंट, या तो 0 या पाई बाई 2 या पाई का, एक बीच में 120 डिग्री, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। इसका हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 35। ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू 10 टू द पावर -3 साइन 50t 2x, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बताइए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये निगेटिव की पॉजिटिव में। तो यहाँ साइन ये प्लस है, ये प्लस बताता है कि निगेटिव एक्स एक्सिस में, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है वेव। तो निगेटिव एक्स एक्सिस का कितना ऑप्शन है, 2 है, ए और डी है। निगेटिव ए में भी लिखा हुआ है, डी में भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। और स्पीड का चक्कर है, एक में स्पीड 25 दे रहा है, एक में 100 दे रहा है, तो स्पीड निकालता है। ये तो हो गया ओमेगा, और ये हो गया के, एक्स के साथ जो गुना होता है के, और इसके साथ ओमेगा, तो के बराबर होता है ओमेगा बाई वी, तो वी बराबर ओमेगा बाई के। ओमेगा हो गया कितना, 50, और ये हो गया 2 पर 25, यानी इसका आंसर हो गया ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 56। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, लेकिन नीट के लिए या दोबारा जेई मेन में भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नीट वाले मार्क लगा लीजिए इंपॉर्टेंट का। पेज नंबर 15 का 56 देखिए क्या बोलता है। एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए क्या है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टर्बेंस है या जो भी है जिस फॉर्म का है, प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कोई डिस्टर्बेंस है या वेव है या कोई पल्स है जो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो टी बराबर 0 पे ये इक्वेशन दिया हुआ है पल्स का, और टी बराबर 2 सेकेंड पे दिया हुआ है, ये भी इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ इक्वेशन। अब कह रहा है कि शेप ऑफ डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज, शेप जो है प्रोपेगेशन करते समय चेंज नहीं किया है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, तो ये किस शेप का है हमको आइडिया नहीं, तो हमको ग्राफ जानने का जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमको ग्राफ नहीं जानना है। तो देखिए इसका मतलब समझाते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बारे में देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, इतना को 0 यदि कर लें, इतना को 0 कर लें तो x बराबर कितना आएगा 1। यहाँ पे x बराबर 0 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x बराबर 0, और इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1। इसका मतलब ऐसा है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये जो लाइन है इस लाइन को बोलेंगे x बराबर 0 का लाइन, और ये जो लाइन है इसको बोलेंगे x बराबर 1 का लाइन। तो ये जो ग्राफ आया, सपोज कीजिए कि ये ग्राफ ऐसा आया यहाँ पे, तो x बराबर 1 ये हो गया, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा रहेगा, ये यही मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ डिस्टर्बेंस चला गया है। डिस्टर्बेंस कहने का मतलब वेव। तो यहाँ समझिएगा हम दोनों में एक्सिस निकाल रहे हैं, x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 इसी y एक्सिस को बोला जाता है, और यहाँ हम इसको 0 करेंगे, इसको यदि 0 करते हो तो x बराबर 1 आएगा, मतलब ये एक्सिस नहीं यहाँ पे एक्सिस चला गया। अब ग्राफ वही है, ग्राफ चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ से चलते हुए ये ग्राफ यहाँ पहुंचा है, तो यही हमको निकालना है कि वेव का वेलोसिटी कितना है। तो निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया x बराबर 0 से 1 तक गया तो 1, और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगा है 0 है, ये t बराबर 0 है और ये t बराबर 2 सेकेंड है, यानी जाने का 2 सेकेंड लगा है। तो वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस है 1 x बाई टी, डिस्टेंस हो गया 1 और टाइम हो गया 2 सेकेंड 0.5, यानी इसका आंसर हो गया C, हाफ सेकेंड या 0.5 सेकेंड, C हो गया आंसर। तो देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन है। थोड़ा एक्सिस जो मैथ के स्टूडेंट समझते होंगे, एक्सिस शिफ्ट करना, तो ये इतना कब 0 कर दे तो x बराबर 1 पे एक्सिस चला गया, यही एक्सिस यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी बोल रहा है कि कितना है वेव का, तो आराम से हो गया। एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 21। ये आईआईटी में पुराना क्वेश्चन आईआईटी का है, लेकिन इसको नीट पूछता है, जो बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन उसको पूछता है नीट। पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 21, इसको जेई वाले भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू 4 टाइम वेव वेलोसिटी। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा, ये हो गया 4 टाइम वेव वेलोसिटी। तो अपने को ऑप्शन में लेमडा चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड कितना है क्वेश्चन से देखिएगा तो वाई नॉट है, ये एम्पलीट्यूड है वाई नॉट, ये ओमेगा बाई वी हो गया 4, ओमेगा बाई वी तो के हो जाता है, ये तो के बन जाता है, इतना टर्म के बन जाता है, वाई नॉट के के जगह पे 2 पाई बाई लेमडा इंटू 4, तो लेमडा 2 से तो ये कटेगा, लेमडा बराबर ये बटा 2 ना हो गया, नीचे 2 हो गया, तो कितना हो गया वाई नॉट पाई बाई 2। कौन सा आंसर हो गया बाई 2, यानी आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने नोट्स का, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। हम लोग पहले भी वेलोसिटी देखे थे, कितना होता है। ये स्ट्रिंग है, इसमें फोर्स या टेंशन है, तो ये वेलोसिटी कितना होगा, इसका फार्मूला हम लोग देखे थे, रूट अंडर एफ बाई म्यू। इसमें एफ तो टेंशन हो गया, म्यू हो गया लीनियर मास डेंसिटी। म्यू को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। सपोज कीजिए जो स्ट्रिंग है उसका थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना लें इस तरह से, इसका एरिया ले लें, इसका डेंसिटी रो और लेंथ एल ले लें, तो इसी को मास को क्या बोलेंगे, रो इंटू वॉल्यूम। रो इंटू वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ करेंगे, और ये लेंथ नीचे में लेंथ है, लेंथ कट जाए तो रो इंटू ए होगा। तो म्यू लीनियर मास डेंसिटी को कभी कभी क्वेश्चन बनाने के समय रो इंटू ए का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है।
अब यहाँ पे देखिए यदि टेंशन आप बदलते हैं, यदि इस टेंशन को चेंज करते हैं, इसको यदि चेंज करते हैं तो ये बदल जाएगा, ये भी चेंज कर जाएगा। एफ चेंज आप करते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। लेमडा भी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेव का वेलोसिटी वी बराबर म्यू लेमडा होता है। तो भी बदलेगा तो लेमडा भी चेंज कर जाएगा, लेमडा भी चेंज कर जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा। इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये सब चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता है। इसके अंदर जो वेव बनाया गया, कैसे बनाया गया, तो एक ट्यूनिंग फॉर्क से, एक्सटर्नल सोर्स इसको बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क या एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी म्यू है। ये फिक्स होता है ट्यूनिंग फॉर्क का। ये फ्रीक्वेंसी से यदि इसके वेव में, इस धागे में मारते हैं तो इसके अंदर जो बनेगा वेव, उसका भी फ्रीक्वेंसी यही होगा। भले वेव वेलोसिटी ये भी लेमडा कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके अंदर में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करता है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका म्यू है, तो जो म्यू है वो फिक्स हो गया, अब इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोर्स को बदलते हैं तो वेलोसिटी लेमडा तो बदल जाएगा, ये दोनों तो बदल जाएगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। जितना सोर्स का रहेगा, जितना ट्यूनिंग फॉर्क का रहेगा, वही इसके अंदर में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, नोट्स में इस पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए दो केस लिए हैं, एक स्ट्रिंग लिए पतला बिल्कुल मासलेस, और एक स्ट्रिंग मोटा सा लिए जिसका कुछ मास है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका मास m1 ले लेते हैं, और स्ट्रिंग है इसका मास m2 ले लेती है। अब ये दोनों केस में हम लोग एक ट्यूनिंग फोक लेकर आए, जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू है। इस फ्रीक्वेंसी से इसको भी मारे, इस फ्रीक्वेंसी से इसको भी मारे, इस ट्यूनिंग फोक से इसको भी मारे, इसको भी मारे, तो इसमें जो वेव बनकर ऊपर जा रहा है, इसमें भी वेव बनकर ऊपर जाएगा। दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, कितना के बराबर, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक या एक्सटर्नल सोर्स के बराबर। अब यहाँ पे एक वेव बना है, तो ये वेव का पल्स ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वेव का पल्स पहुँचा। ठीक है, इसमें भी एक पल्स बना है, तो यहाँ से भी मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अभी हमको निकालना है कि यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा T, वही टेंशन यहाँ होगा T। दोनों जगह पे टेंशन सेम होगा, क्योंकि मासलेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं ना, ये स्ट्रिंग यदि मासलेस है तो पूरे सब स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन सेम होगा, ये दोनों सेम, ये टेंशन दोनों सेम। अभी हम लोग टेंशन सेम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √f/μ। यदि टेंशन सेम, फोर्स सेम, तो वेलोसिटी भी सेम। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी यहाँ होगा, जो लेमडा यहाँ होगा वही लेमडा यहाँ भी होगा। दोनों जगह वेलोसिटी और लेमडा सेम होगा, और फ्रीक्वेंसी तो सेम है ही, सब जगह फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो ट्यूनिंग फोक पे डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे कि जहाँ यहाँ और यहाँ दोनों जगह चूंकि टेंशन सेम है, ये टेंशन सेम है, इसीलिए वेलोसिटी भी दोनों जगह सेम, लेमडा भी दोनों जगह सेम। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं होगा, इसमें अलग होगा। दोनों जगह पे टेंशन सेम नहीं है, यहाँ T1 और यहाँ पे T2 मान लें, तो यहाँ पे T1 हो जाएगा, नीचे में इतना मास है ना, इतना मास नीचे लग रहा है mg, तो ये हो गया m1g। और यहाँ पे देखेंगे तो ये मास तो है ही, और ये भी मास आ गया, यानी पूरा का पूरा मास आ गया m1 m2, तो यहाँ टेंशन हो गया m1 + m2g। तो देख रहे हैं दोनों में टेंशन अलग अलग है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे वेलोसिटी अलग होगा, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूला में टेंशन है ना, तो यहाँ टेंशन बदल गया, यहाँ बदल गया, तो वेलोसिटी भी बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे v1 वेलोसिटी है, λ1 हो गया वेवलेंथ यहाँ का, और यहाँ का v2 λ2 है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, v बराबर म्यू लेमडा और v बराबर √f/μ। ये हम लोग जानते हैं, f हो गया फोर्स या टेंशन। अभी इसमें ये कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये लीनियर मास डेंसिटी भी पूरा यहाँ वहाँ कांस्टेंट ही है। तो बोल सकते हैं यहाँ से कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू √f। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ और यहाँ का लेमडा का रेशियो, यहाँ वेलोसिटी का रेशियो, कुछ भी पूछ सकता है। तो λ1/λ2 लिखें तो √f1/f2। f1 f2 के फॉर्म में नहीं लिखना है तो T1 T2 लिख दीजिए, यही चीज़ हो गया, T1/T2 लिख सकते हैं। तो अपने नोट्स में देख लीजिए, ये पॉइंट लिखा हुआ है, अपने नोट्स में देख लीजिएगा। नोट्स में एक पॉइंट है, इसको भी देख लीजिएगा। ये मोटा सा स्ट्रिंग है, ये भी मान लीजिए मोटा सा स्ट्रिंग है,
इसके लिए वर्ड रहेगा यूनिफॉर्म स्ट्रिंग या यूनिफॉर्म रोप रहेगा जिसका मास और लेंथ है। यहाँ पे एक पल्स बना दें तो पल्स चलते चलते यहाँ पहुँचेगा, तो इसका टाइम निकालना होता है कितना। तो ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, वेलोसिटी जैसे से ऊपर जाएगा ये टेंशन बढ़ता जाएगा ना। पहले यहाँ पे इतना दूर का टेंशन होगा, ऊपर जाएगा तो इतना दूर का टेंशन होगा, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी होगा तो इसको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करने का भी जरूरत नहीं है, अभी हम लोग टू द पॉइंट और जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम आपको याद रखना चाहिए, मोटा सा रस्सी हो तो 2√, इसका पूरा लेंथ एल है, L/g, 2√L/g। ऐसा ही टाइम पीरियड होता था वहाँ पेंडुलम का 2π√L/g, बस पाई सिर्फ हटा लेना है, 2√L/g। इसको याद रखिए, कोई स्ट्रिंग पे मोटा सा स्ट्रिंग हो जिसके लिए वर्ड रहेगा यूनिफॉर्म, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगता है, तो 2√L/g याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 22 NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि स्ट्रिंग है जिसका मास है, टेंशन है, लेंथ है, सब कुछ दिया हुआ है। इफ द ट्रांसवर्स जर्क मतलब यही पल्स जैसा कुछ क्रिएट कर दिया जाए तो एक वेलोसिटी से चलेगा, रीच अदर एंड। कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर ये जो डिस्टेंस है एल है ना पूरा स्ट्रिंग का, यानी डिस्टेंस बटा ये स्पीड, यही होता है टाइम। तो v का फॉर्मूला कितना हो गया, v बराबर √F/μ। ये ना होता है v का फॉर्मूला √F/μ। √F कितना है, टेंशन दिया 200, और म्यू क्या होता है, म्यू का हमको मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना दिया हुआ है 2.5, तो ये 2.5 पर यूनिट लेंथ कितना है 20 मीटर, ये 20 हो गया। ये वेलोसिटी निकल रहा है तो 20 ऊपर चला गया, इसका एक जीरो ही गया, 8 से कटा, फोर्टी हो गया ना, v बराबर 40 हो गया। अब यहाँ से कर लेते हैं, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ 20 और v जो आया है ये हो गया 40, 1/2 मतलब 0.5, यानी इसका आंसर हो गया b। देख लीजिए क्या क्या पूछा था, बस कुछ नहीं पूछा था, एक पल्स है या जर्क है जो यहाँ से यहाँ कितना देर में पहुँचता है, तो पार्टिकल है, सीधा सीधा कोई पार्टिकल है। टाइम चाहिए यहाँ से यहाँ जाने का, तो डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको होता है √F/μ, और म्यू कितना होता है लीनियर मास डेंसिटी, मास बटा लेंथ दिया ही हुआ है। सबको डालेंगे, v निकालेंगे और इस v को यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 12। ये है नीट 2016 का। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए, खुद से करने लगेंगे तो फिजिक्स आपका अपने आप देखिएगा ठीक होने लगेगा। अब इसमें किसको बोलता है, कर यूनिफॉर्म लेंथ, इसका L है, मास m1 है, इसका मास m1 है, और कह रहा है नीचे का जो ब्लॉक है इसका मास m2 है। ठीक है, ट्रांसवर्स पल्स है जिसका λ1 है, प्रोड्यूस एट द लोअर एंड, यहाँ पे λ1 है। वेवलेंथ पल्स व्हेन इट रीच द टॉप इस λ2, यहाँ पे है λ2। ठीक, तो टेंशन बताइए, यहाँ पे जो टेंशन होगा T1 वो m2g होगा, नीचे में मास इतना ही ना है, ये मास कितना है m2 है तो m2g, और यहाँ पे जो टेंशन होगा T2 वो होगा m1 प्लस m2g। हम अभी कुछ देर पहले पढ़े थे v बराबर म्यू लेमडा और v बराबर √F/μ, यहाँ से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ से अभी बोले थे लेमडा प्रोपोर्शनल टू √F होता है। तो लेमडा हमको कितना, किसका रेशियो चाहिए, λ2 बटा λ1, λ2/λ1, तो उल्टा हो जाएगा F2 या T2 बोल दीजिए, फोर्स को तो हम लोग T लिखते हैं यहाँ, तो T2 बटा T1 लिख दीजिए, √T2। T2 कितना, ये है m1 प्लस m2 हो गया, g तो कट जाएगा नीचे से भी और यहाँ से भी g है, तो यहाँ पे T1 की जगह m2 हो गया, यानी आंसर कौन सा हो गया, आंसर D हो गया। नीचे में m2 होना चाहिए, नीचे में m2, आंसर हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 JEE मेन 2016 का है। देखिए क्या है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जिसका लेंथ इतना दिया है सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट।
यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग नहीं बोला, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म करने का तो मोटा सा, यानी इसका मास है। शॉर्ट वेपर्स इंट्रोड्यूस एट द लोएस्ट एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अप। टाइम टेकन टू रीच द सपोर्ट, ऊपर जाने में टाइम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जो टाइम लगता है वो होता है 2√L/g, यही टाइम लगता है 2√L। लेंथ देखिए दिया हुआ है 20, g का वैल्यू 10, कितना हो गया 2√2, इसका आंसर हो गया 2√2, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेंथ इसका 12 मीटर है, ठीक है। इसका मास 6 kg और नीचे वाले का मास 2 kg है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या क्या बोला है देख लेते हैं। ट्रांसवर्स शॉर्ट वेब टेरेन ऑफ वेवलेंथ 6 में प्रोड्यूस द लोअर एंड। लोअर एंड पे जो वेवलेंथ है λ1 वो है 6। तो करा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेब टेरेन रीचेज द टॉप। यहाँ पे λ2 कितना हो ये पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग को जानते हैं, यहाँ का T1 2g होगा और यहाँ का T2 वो कितना होगा 6 और 2, ये दोनों मास जुड़ गया ना, 8 हो गया 8g, ठीक है। kg मत लिखिए, kg छोड़ दीजिए kg। तो ये कितना हो गया 6 2 8 हो गया इतना। अब हम लोग पढ़ चुके हैं लेमडा प्रोपोर्शनल टू √f, यानी λ1 बाई λ2 इक्वल टू √T1 बाई √T2। T1 2 और ये है 8, 4 1/2। अपने को λ2 चाहिए तो λ2 इधर गया तो 2 इधर गया, 2 λ1 है 6 12। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 ये भी है जेईई मेन 2020 का। थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको इसको बनाने में, कोई बात नहीं, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, पूरा दिमाग लगाइए कि कहाँ कहाँ से फार्मूला पढ़ें, कैसे इसको अप्लाई करने, एक बार सोचिए। सोचेंगे तो आपका माइंड वर्क करेगा, उसी से आपका फिजिक्स अच्छा होगा। देखिए सोच के। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि ये स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, या सीधा बोलिए स्पीड ऑफ वेव, वो दिया हुआ है 90 और उसके लिए बहुत सारा डाटा दिया है, मास दिया है, लेंथ दिया है, म्यू के लिए दिया होगा, म्यू निकालते हैं ना मास बटा लेंथ, तो उसके लिए होगा ये सब। कह रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। देखिए इस वाले क्वेश्चन में, वेव वाले चैप्टर में यंग्स मॉडुलस का क्या जरूरत, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, या फिर साउंड में चलेंगे तो यंग्स मॉडुलस आता था स्पीड के लिए। तो वहाँ तो है नहीं, साउंड तो चल नहीं रहा है, ये तो ट्रांसवर्स वेव चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल तो चल नहीं रहा है। तो इसमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आया है, जरूर इसका इस्तेमाल होगा। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन एक फॉर्मूला होता है। एक्सटेंशन ऑफ द वायर, अब देखिए एक्सटेंशन कितना वायर में, ΔL ये चाहिए, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेस यानी फोर्स बटा एरिया, स्ट्रेन ΔL/L। इसमें ΔL चाहिए तो ΔL बराबर देखें, ये लेंथ ऊपर जाएगा, एरिया नीचे और यंग्स मॉडुलस इधर। अभी हमको ΔL यदि चाहिए, ये ΔL यदि चाहिए तो ये सब चाहिए। लेंथ एरिया दिख रहा है, पहला ही लाइन में दिया हुआ है, मास ये सॉरी लेंथ दिया हुआ है कितना 60 और एरिया भी दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, फोर्स नहीं दिया हुआ है। तो इस फोर्स के बारे में कहीं ना कहीं से तो आइडिया निकालना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ वेव दिया हुआ है, तो वेव का स्पीड का फॉर्मूला होता है √F/μ। यहाँ से F निकल जाएगा, तो यहाँ से यदि F निकालें, स्क्वायर कर दें तो F बराबर आ जाएगा v का स्क्वायर म्यू, तो म्यू आ गया इधर और इंटू v का स्क्वायर, ये हो गया। अभी यहाँ पे डाटा में डाल दें या फिर यहीं पे चेक कर लें। म्यू हो गया मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना दिख रहा है 6 ग्राम, और लेंथ कितना दिख रहा है 60 सेंटीमीटर, और v स्पीड दिया हुआ 90, ये 90 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कैलकुलेशन आप करने लगेंगे, और एरिया में भी मिलीमीटर दिया हुआ है, ये सब यूनिट अलग अलग है, तो सबको चेंज करें 10 टू द पावर में, इसको भी 10 टू द पावर करने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए यहीं से चालाकी सीखिए। मेरे साथ आप क्लास कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चालाकी सीखिए। ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू सबका अलग अलग है। इतना दिन से आप क्लास कर रहे हैं, आपको तो पता चल ही गया है कि कैसे छाटते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, एक है 0.01 mm, एक है 0.02, 0.03, 0.04, ऐसे करके ऑप्शन है 1 2 3 4 करके, ठीक। mm में, ये सारा डाटा mm में है।
तो ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू सबका तो अलग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो पॉइंट का ना फर्क है सिर्फ। तो हमारे लिए बस 1, 2, 3, 4 में से कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू उसको चेक करना है। यहां पे ऐसा ऑप्शन होता है 0.01, 0.1, 1, 100, 10, ये चारों ऑप्शन होता तो इसमें सब में न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 1, 1 ही है। ऐसे ऑप्शन में एलिमिनेट करना बिल्कुल संभव नहीं है, इसमें कोई भी चालाकी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे चालाकी है क्योंकि सबका डबल डिजिट है और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में अलग है, 1, 2, 3, 4 में है। तो 1, 2, 3, 4 में से कोई एक ही आंसर होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम लोग यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ पे जो यूनिट है ग्राम, सेंटीमीटर, इसको बिल्कुल नहीं चेंज करना है। जहां 100 लिखा है, जहां 10 लिखा है, यहाँ 1, सब का वैल्यू एक ही। डबल जीरो का कोई मीनिंग नहीं, 1 जीरो का कोई मतलब नहीं, 1 0.01 है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका 1। ऐसे करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। कैलकुलेशन करने का बिल्कुल झमेला नहीं होगा, जो कि एग्जाम में आपका टाइम बहुत खाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटीमीटर को हटाइए, ग्राम को हटाइए। यहाँ 60 है, इसको भी हटाइए, 6 से 6 गया, 1 बना। ये 90 है, 90 का 0 हटाइए, 9 का स्क्वायर हो गया 81, ये हो गया फोर्स, इस फोर्स को डालिए यहाँ पे 81 इंटू लेंथ। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 नहीं लिखना है, सिर्फ 6 लिखना है। एरिया कितना हो गया, एरिया 1, और यंग्स मॉडुलस कितना है, 16। 16 इंटू 10 टू द पावर का ध्यान नहीं देना है। ये लगभग 16 25 80, 5 से कटेगा, और ये 6 5 30, यानी 30 कहने का मतलब 3। जीरो का तो कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, 3, यानी हमारा आंसर 3 वाला होगा, थर्ड। ये कौन सा आंसर हो गया, सी, 0.03। ये जो देखिए यहाँ पे जीरो खत्म हो 30 है, ये 30 इक्विवेलेंट तो हमारे लिए 3 है, तो 3 हो गया कौन सा, सी ऑप्शन 0.03 वाला। यहाँ पे 4 आता तो हमारा कौन सा आंसर हो जाता, ये हमारा हो जाता बी हो जाता 0.04 वाला। तो ये कैलकुलेशन है यहाँ पे जल्दी करने का। इसको सीखिए तो बाकी पूरे फिजिक्स में लगाइएगा, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में लगाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत लोग सीख जाते हैं, बहुत लोग इसको जैसे पहले करते थे वैसे ही करते रहते हैं, तो उन लोगों का स्पीड बहुत कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने नोट्स का देखते हैं, इंटेंसिटी। तो कोई भी वेव है, इसमें वेलोसिटी है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है, और ये इस लेवल से ऊपर गया हुआ हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, यानी दोनों है। mgh हो गया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो एनर्जी इसके पास है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलाकर एनर्जी इसके पास है। वेव में एनर्जी ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। तो जो एनर्जी है वही इंटेंसिटी है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है वही इंटेंसिटी है। तो वेव में एनर्जी नहीं पढ़ना, इंटेंसिटी को पढ़ा जाता है। तो इसमें इंटेंसिटी को आई लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये नहीं सीखिएगा a² ω², इसके इक्विवेलेंट होता है, इसका जरूरत आपको पड़ेगा नहीं। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इतना बात नोट्स में देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरफेयर करना, कई सारे वेव का एक जगह इंटरफेयर करना, मिलना। तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक वेव ऐसे गया और इसी पॉइंट से एक वेव ऐसे गया और एक वेव ऐसे गया, इस पॉइंट P पे दोनों मिला, तो हम लोग बोलेंगे कि P पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है। एक वेव इधर से, एक वेव इधर से जाके वहाँ पे इंटरफेयर किया, मतलब मिला, वहाँ पे मिला या टकराया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि इधर से जो वेव जा रहा है उसका इक्वेशन y1 होगा, इधर से जा रहा है उसका y2 होगा। तो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट कितना होगा जहाँ टकराया है, तो रिजल्टेंट y बराबर y1 प्लस y2 होगा। तो डायरेक्ट जोड़ने के बजाय इसको किस मेथड से जोड़ेंगे, वेक्टर के मेथड से जोड़ेंगे। वेक्टर का जो नियम होता है, वेक्टर का एडिशन वाला रूल, उससे जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल देंगे तो बस सीधा सीधा इंटरफेरेंस का मतलब एक जगह पे कई सारे वेव का टकराना। जब टकरा गया तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जोड़ेंगे तो थोड़ा सा वेक्टर का हिसाब लगा लेंगे, उसके अनुसार जोड़ेंगे। तो इस जोड़ने को ही बोलते हैं सुपरपोजिशन। एक के ऊपर दूसरे को रखना, सुपरपोज, मतलब कि जोड़ना को ही बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक ले लेते हैं y1 बराबर a1 साइन ω_t माइनस kx, एक ले लिए ये वाला y1। दूसरा y2 लिए a2 साइन ω_t माइनस kx। इतना तो है ही यहाँ भी, लेकिन इसके साथ साथ एक फेज डिफरेंस, इन दोनों में फेज डिफरेंस ले लिए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो रिजल्टेंट का तरीका है जोड़ना, लेकिन वेक्टर से जोड़ना। तो देखिए कैसे,
हम लोग ऐसे करके अपने मन से एक वेक्टर बनाएंगे। अपने मन से एक वेक्टर बना लिए। इस वेक्टर को सबसे पहले बनाना है तो ऐसे लिख लिए y1 बराबर a1 लिखेंगे। पूरा नहीं लिखेंगे, इसको भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन लिखेंगे नहीं, बस एम्पलीट्यूड को सिर्फ लिखिए। उसके बाद बताइए इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है। इन दोनों में फेज डिफरेंस फाई का है, तो इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, पहले वाले को एक्स एक्सिस मानिए और यहाँ से एक फेज डिफरेंस बनाइए, एंगल बनाइए। ये एंगल कितना बनाइएगा, ये फाई बनाइए, जितना फेज डिफरेंस है उतना यहाँ बना लीजिए। और ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर हो गया ये वाला, तो इसको लिखेंगे y2 बराबर a2। तो बढ़िया से देखिए, जो वेक्टर के नियम से जोड़ना है तो पहले वेक्टर बना रहे हैं। तो वेक्टर में ये जो पहला है y1 बराबर a1, y1 बराबर a1, बस एम्पलीट्यूड लिखना है, इसको नहीं लिखना है। y1 बराबर a1 का एक वेक्टर बनाए, इसको x एक्सिस मान लिए। इसके ऊपर कितना एंगल बनाए, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी से ना है। ये मान लेते हैं 10 होता तो ये भी 10 होता, 10 प्लस 10 20, तो इसको 10 मार रहे हैं तो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ना 20, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इतना जो था दोनों जगह कॉमन है, तो इसको बेस मान लिए, एक्स एक्सिस मान लिए, कितना आगे जाएंगे 5, तो इससे 5 आगे बढ़ा लिए। और यहाँ पे जब आ गया तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड है a2। देखिए यहाँ पे a2 है, तो यहाँ जाने के बाद इस वेक्टर को जब बनाएंगे तो a2 लिखेंगे और फेज डिफरेंस दोनों के बीच है 5। अब ये दो वेक्टर हो गया, तो एडिशन का रूल जो होता है, जोड़ने वाला रूल, दो वेक्टर को जोड़ना है। दो वेक्टर को जब जोड़ेंगे तो बीच से रिजल्टेंट जाएगा, तो इसको रिजल्टेंट बोलेंगे। रिजल्टेंट y बोलते हैं। इसका एम्पलीट्यूड जो भी होगा इन दोनों का रिजल्टेंट करके, उसको एम्पलीट्यूड को, रिजल्टेंट को a बोल लेते हैं। और ये एंगल को थीटा बोल लेंगे। तो अब देखिए क्या बोलेंगे, इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे यानी सुपरपोज करेंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा y, उसका इक्वेशन देखिए कैसे लिखेंगे। उसका इक्वेशन में सबसे पहले एम्पलीट्यूड लिखाता है, तो एम्पलीट्यूड कितना रिजल्टेंट का आ चुका है a, तो यहाँ लिखेंगे a। फिर लिखाता है ये चीज़, तो लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दिए। ओमेगा टी माइनस के एक्स तो ये हो गया ना, ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स, पूरा का पूरा लिखना था तो यहाँ पे लिखते ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वाला इक्वेशन था। तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये कितना आगे था, ये फाई था, तो यहाँ पे फाई लिखाया था। लेकिन ये कितना आ गया, थीटा, मात्र थीटा आगे ना है, तो यहाँ पे इसका थीटा लिखेंगे। तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये फाइनल रिजल्टेंट हो गया। इसको एक और एग्जाम्पल लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसको मिटाते हैं फिर एग्जाम्पल लेते हैं। दो इक्वेशन लेते हैं, एक y1 बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ओमेगा टी आगे नहीं है, के एक्स आगे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ओमेगा टी आगे हो या फिर के एक्स आगे हो, ये दोनों उल्टा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ फेज का अंतर होता है, सारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो हम के एक्स को आगे कर लिए यहाँ पे। दूसरा एम्पलीट्यूड सेम रखे हैं, दूसरा केस में भी एम्पलीट्यूड सेम ही रखे हैं, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इतना जितना है इतना यहाँ भी है। फेज डिफरेंस ले लिए π/2। अब कह रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट बताइए y, रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर बनाते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला वेक्टर y1 बराबर एम्पलीट्यूड बनाइए, y1 बराबर एम्पलीट्यूड a। दूसरा बनाएंगे ये, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस π/2 है, तो यहाँ से नापेंगे और फेज डिफरेंस π/2 पे लेके जाएंगे। ये हो गया दूसरा, y2 बराबर ये भी a, ये दोनों बन गया, दोनों का एम्पलीट्यूड a है, इसका भी a है, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, रिजल्टेंट y बोलिए, इसका रिजल्टेंट a है, तो a का a√2 बनेगा। और ये है 45 डिग्री, बीच से जाएगा ना, ये दोनों a बराबर है, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो ठीक बीचों बीच जाएगा, तो पूरा 90 है तो 45 होगा, तो इसको 45 डिग्री बोलिए या π/4 बोलिए। अब हमने अपने को चाहिए रिजल्टेंट, तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इतना, फेज इतना। पूरा वेव लिखना है, ये वाला, ये y को लिखना है, तो इस वेव को लिखते हैं। देखिए कैसे, एम्पलीट्यूड कितना, a√2 साइन, जैसे ये लिखा हुआ था, यहाँ से ना, यहीं से ना नापते हैं, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये कितना है, ये है के एक्स माइनस ओमेगा टी, और उसके बाद कितना आगे है, ये था π/2 आगे था, ये π/2 आगे था, तो यहाँ पे π/2 लिखाया था। और ये कितना आगे है, π/4 आगे है, तो यहाँ पे π/4 लगाइए। ये हो गया फाइनल रिजल्टेंट। ये दोनों वेव जब टकराएगा, तो देखिए वेक्टर का इस्तेमाल किए ना, तो वेक्टर के हिसाब से यहाँ पे निकला।
ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड और ये हो गया फेज डिफरेंस। इसको नोट्स में देख लीजिए पॉइंट को। एक और एग्जांपल है नोट्स में लिखा हुआ, ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस। यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है, सिर्फ ओमेगा टी है, तो समझ लीजिए एस एच एम का इक्वेशन है। एस एच एम वेव में मिलता जुलता है बहुत कुछ, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि पूरा ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखे, इसको के एक्स को उड़ा दें, सिर्फ ओमेगा टी लिखे, सिर्फ टी लिखे तो एस एच एम हो गया। एक्स रहता तो वेव हो जाता। देखिए इसलिए क्योंकि टी है, टाइम के अनुसार ऊपर नीचे कोई चीज वाइब्रेट कर रहा है, और एक्स आ जाता है इसमें, तो एक्स मतलब कुछ और दूर भी जा रहा है, तो कोई चीज वाइब्रेट करते हुए आगे की तरफ बढ़े तो बन जाता है वेव, और एक ही जगह वाइब्रेट करता रह जाए तो एसएचएम। तो यहाँ पे एसएचएम में ही ये चीज है, ये दोनों का सुपरपोजिशन करना है और निकालना है रिजल्टेंट। तो देख लीजिए y1 बराबर a है, तो बार बार y1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट a को लिखेंगे। ये हो गया एम्पलीट्यूड, तो ये हो गया अपना एम्पलीट्यूड। दूसरा y2 बराबर एम्पलीट्यूड a ही है इसका भी, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है 2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, तो 120 पे दूसरा डायग्राम बनाएंगे, इसका भी एम्पलीट्यूड a है और ये एंगल है 120 डिग्री। ये वेक्टर में पढ़ना है कि जब दो एम्पलीट्यूड, दो वेक्टर बराबर बराबर हो और दोनों के बीच 120 हो, तो इसका रिजल्टेंट ठीक बीच से जाएगा, इसका रिजल्टेंट इन दोनों के ठीक बीचों बीच जाएगा, और इसका भी रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड a ही होगा। ये वेक्टर जितना रहेगा, ये दोनों जितना रहेगा उतना ही लेंथ का ये भी वेक्टर रहेगा, ठीक बीचों बीच जाएगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, मतलब कितना π/3। तो रिजल्टेंट पूछेगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट लिख सकते हैं, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना हो गया a साइन ओमेगा टी तो इसको बोल रहे हैं, यहां से कितना आगे है π/3, तो ओमेगा टी प्लस π/3 लिख सकते हैं, ये नोट्स में है, अब इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉइंट। जैसे दो वेक्टर था, ये a1 और ये a2, एम्पलीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं, दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है। अब केस लेते हैं, फेज डिफरेंस को 0 एक केस और फेज डिफरेंस को पाई, ये दो तरह का केस लेते हैं। जब ये फेज डिफरेंस है 0, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ऐसा। यदि फेज डिफरेंस 0 हो जाए तो ये भी इसी के लाइन में आ जाएगा ना, तो a1 और ये हो गया a2। फेज डिफरेंस पाई है, मतलब यही फेज डिफरेंस उल्टा हो जाए तो पाई बोलेंगे, तो इसका डायग्राम ऐसा होगा, a1 और इधर होगा a2 और ये फेज डिफरेंस हो गया पाई। इस केस में दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो मैक्सिमा देगा, और ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2। और इस केस में चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर एक दूसरे को काटने का कोशिश करेगा, घटाने का, तो इस केस में मिनिमम देगा एम्पलीट्यूड, और वो होगा a1 माइनस a2। जो ज़्यादा हो इसमें से इसको घटा लीजिए या इसमें से इसको घटा लीजिए, मॉड लगाते हैं पर मॉड नहीं लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस 0 होगा तो मैक्सिमम बनता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है, और फेज डिफरेंस पाई हो तो मिनिमम बनता है। इस चीज को मैक्सिमा बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस चीज को चूंकि मिनिमम है ना, घट रहा है एम्पलीट्यूड, तो इस केस को मिनिमा बोलते हैं या डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। तो यहां पे देखिए अभी जो पढ़े दो तरह का केस पढ़े, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा कब बनता है, मैक्सिमा का मतलब ये हो जाता है एम्पलीट्यूड का जुड़ जाना, मिनिमा का मतलब एम्पलीट्यूड का घटा देना। मैक्सिमा तब बनता है जब फेज 0 लिए हैं, मिनिमा तब बनता है जब फेज पाई लिए। अब आगे बढ़ेंगे, 0 के बाद 2π लीजिए तो क्या होगा, तो ये चीज है 0 का डायग्राम, ये है 0 का डायग्राम। 2π हो तो यही चीज घूम कर आएगा, 2π मतलब एक बार घूम के आ जाएगा, फिर से वैसी जगह पे आ जाएगा, तो 2π का मतलब ही वही हुआ। 4π का मतलब ऐसा ही आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो मतलब सारा का मतलब सेम ही यही डायग्राम बनेगा। पाई, इसमें एक ये था, दूसरा ये था पाई। अब इसमें एक बार यहां से और रोटेट कीजिए पूरा का पूरा, एक बार और पूरा का पूरा रोटेट कर दीजिए 2π, तो कितना हो जाएगा 2π पाई मिला के 3π। तो 3π का मतलब क्या हुआ, देखिए ये पाई था एंगल, यहां से एक बार पूरा का पूरा घुमा लें, पूरा का पूरा घुमा लें तो 2π घूम गया, तो यहीं पे ये वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर यहां था, एक बार पूरा घुमा तो यहीं पे आया, तो 2π और ये पाई मिला के 3π, 5π। आगे की तरफ बढ़ेंगे, सबका डायग्राम ऐसा बनेगा और इसके लिए सबका डायग्राम यही बनेगा।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ से जो कंडीशन आ रहा है फेज का वो 2n पाई आ रहा है। n बराबर रखेंगे 0 1 2 कुछ भी रखिए, 0 रखेंगे तो 0 बनेगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई बनेगा। उसी तरह से यहाँ फेज का कंडीशन हो जाता है, ऑड नंबर नहीं ऑड नंबर में जा रहा है, 2n प्लस 1 पाई। n बराबर 0 रखेंगे तो पाई बनेगा, n बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 3 मिला के 3 पाई बन जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे मैक्सिमा का कंडीशन आ रहा है, मैक्सिमा के कंडीशन के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई और मिनिमा के कंडीशन के लिए फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 पाई। ये चीज़ आपको वेव ऑप्टिक्स में ज़रूरत पड़ेगा, ये चीज़ का मैक्सिमा मिनिमा का। इस चैप्टर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यही चीज़ हमको सेम वेव ऑप्टिक्स में भी वेव लगा हुआ है ना, तो यही चीज़ हम वहाँ पे जाएगा। तो मैक्सिमा का कंडीशन हो गया 2n पाई, मिनिमा का कंडीशन हो गया 2n प्लस 1 पाई। हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, फेज डिफरेंस यदि हो तो k डेल्टा x लिखते हैं, k को लिखते हैं 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा x। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा x। यदि 2n पाई लिखें 2n पाई तो लेमडा निकल जाएगा यहाँ से, 2 पाई तो कट गया, तो लेमडा n लेमडा ये बराबर आ गया डेल्टा x। तो यहाँ पे कंडीशन आ गया, ये फेज डिफरेंस पे आ गया, वो डेल्टा x हो गया पाथ डिफरेंस, ये हो गया n लेमडा। सेम यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पाथ डिफरेंस आएगा n प्लस हाफ लेमडा। ये दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है, आगे चल के बहुत जगह पे इसका जरूरत पड़ेगा। इस चैप्टर में नहीं तो इस चैप्टर में तो नहीं ही पड़ेगा, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में पड़ेगा, तो वहां आपको याद दिला देंगे कि ये सब हम पढ़ाए थे, तो आपको याद रहना चाहिए। तो फिर से एक बार बता देते हैं, मैक्सिमा का मतलब दोनों एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है, जुड़ जाना। मिनिमा का मतलब अपोजिट रहेगा तो काट देगा एक दूसरे को, घटा देगा काट देगा। यदि दोनों एम्पलीट्यूड बराबर होता ए तो काटने के बाद 0 बचता ना, तो ये मिनिमा हो जाएगा। मैक्सिमा होता है 0 पे, मिनिमा होता है पाई पे, लेकिन इसी का सीक्वेंस बनाते हैं तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आने पे बार बार मैक्सिमा आएगा 2n पाई, और मिनिमा का कंडीशन 2n प्लस 1 पाई, ऑड नंबर आ जाता है यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई। इसी से पाथ डिफरेंस जब यहाँ से निकालते हैं, ये पाथ डिफरेंस फेज बराबर होता है ना k डेल्टा x, तो पाथ डिफरेंस निकालिएगा तो n लेमडा के फॉर्म में आएगा, और ये आएगा n प्लस हाफ लेमडा। नोट्स में जाइए, इस पॉइंट को पहले देख लीजिए आप। एक एनसीईआरटी का ग्राफ है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन खुद से जब पढ़ते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का पॉइंट है, उसको अच्छे से देखिए, ऐसा 2 तरह का ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये 2 वेव है, रेड वाला अलग वेव है, ये अलग वेव है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस पहले ये बताइए कितना है। तो ये बताइए, दोनों वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको फेज के बारे में बताए थे ये चीज़ कि यहाँ से रहेगा तो 0, यहाँ रहेगा तो π/2, यहाँ रहेगा तो पाई, यहाँ रहेगा 3π/2, यहाँ 2 पाई। इसका जरूरत नहीं पड़ता, यही तीनों से काम होता है। तो ये देखिए दोनों ग्राफ यहीं से शुरू हो रहा है, रेड वाला भी ब्लैक वाला भी, यानी यहीं से शुरू हो रहा है यहाँ से। तो दोनों के लिए फेज, इसका भी फेज 0, φ1 0, दूसरा के लिए φ2 भी 0। तो फेज डिफरेंस कितना बोलेंगे, दोनों 0 0 ही है, तो फेज डिफरेंस 0। यहाँ पे आइए, एक तो ब्लैक वाला ऊपर से शुरू होता है, तो इसके लिए φ1 0 है ऊपर वाला के लिए, और एक नीचे से शुरू हो रहा है, नीचे के लिए यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो पाई है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट नीचे t बराबर 0 पर जाइए, t बराबर 0 जाते हैं, वही इनिशियल पॉइंट है, तो ये इनिशियल नीचे की तरफ से शुरू हो रहा है, तो इसका फेज पाई हो गया, φ2 पाई। इन देखिए ना पाई ना है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दोनों अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है। वैसे भी आप दिमाग में लगा लीजिएगा, एक ऊपर है एक नीचे है, तो अपोजिट फेज इसको बोलते हैं। ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसको सेम फेज बोलते हैं। सेम फेज कहने का मतलब फेज डिफरेंस 0, अपोजिट फेज जब उल्टा हो दोनों, तो अपोजिट मतलब फेज डिफरेंस पाई होता है। अपोजिट का मतलब देखते हैं ना, एक वेक्टर ऐसे बनाते हैं, एक ये बनाते हैं, तो फेज डिफरेंस कितना आता है, पाई। जब भी अपोजिट होगा तो पाई बोलेंगे, तो दोनों अपोजिट है। यहाँ से भी देख सकते हैं ये 0 है इसके लिए, नीचे के लिए पाई है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है, यहाँ 0 है और यहाँ के लिए पाई है। अब एनसीईआरटी में ग्राफ देख के पूछ रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया बनाया हुआ है कि इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, यहाँ रिजल्टेंट लिख लीजिए, और इसका रिजल्टेंट कैसा बनेगा। रिजल्टेंट में फेज डिफरेंस 0 हो तो मैक्सिमा का केस होता है, मैक्सिमा में दोनों जुड़ जाता है एम्पलीट्यूड, तो ये दोनों एम्पलीट्यूड सेम ही है, जुड़कर डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड 2a, ऐसे बनेगा। यानी ये जो एम्पलीट्यूड है, पहले यदि a होता ये a, तो अब हो जाएगा ये चीज 2a, ये हो गया रिजल्टेंट। और यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई है, अपोजिट है, एक दूसरे को काट देगा, तो इसका एम्पलीट्यूड भी a है और इसका भी a है, दोनों, ये दोनों एम्पलीट्यूड a है, तो दोनों काट दिया ना, एम्पलीट्यूड नेट कितना हो गया 0, रिजल्टेंट। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, फेज डिफरेंस पाई है, मिनिमा का केस होता है, अपोजिट हो जाता है,
तो इसका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, 0 हो गया ना, इसका रिजल्टेंट 0 ऐसे बनाएंगे 0, और इसका रिजल्टेंट ये। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ग्राफ दे देगा, पूछेगा रिजल्टेंट का ग्राफ कौन सा है, तो देख लीजिए नोट्स में बना दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 30, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देखिए। करेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ऐसा दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो कर है कैलकुलेट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी पूरा नहीं चाहिए, पूरा का पूरा वेव नहीं चाहिए, सिर्फ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। याद है ना, हम लोग ऐसे वेक्टर बनाते थे, एक इधर A1 A2, तो ये होता था रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो हमको सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए, फेज वेज नहीं चाहिए, पूरा वेव नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ एम्पलीट्यूड। तो यहां पे देखिए, आपको नहीं लगता ये 2 वेव है, ये 2 वेव को जोड़ा गया, इसको y1 बोल लीजिए और इसको y2 बोल लीजिए। अलग से लिखना हो तो लिख सकते हैं, लिखने का वैसे जरूरत नहीं है, अलग से लिखते तो y1 बराबर इतना, y2 बराबर इतना, लिखने का जरूरत नहीं है। यहां पे हम बोल सकते हैं ये 4 है, कॉस को यदि सेम में चेंज कर दें, ये साइन है ये कॉस है, तो सेम में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को, इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, साइन π/2 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस थीटा है ना, ये कॉस थीटा को साइन में चेंज कर दें तो यही चीज लिखेंगे, π/2 प्लस थीटा, थीटा को आगे कर लिए, थीटा को आगे कर लिए, π/2 को पीछे। तो ये 2 हो गया, ये y1 हो गया और y2 ये हो गया। अब दोनों का ग्राफ डायग्राम बनाए तो y1 बराबर कितना, एम्पलीट्यूड है 3, y2 बनाएंगे, इसके लिए y2 ये हो गया y2, लेकिन फेज डिफरेंस π/2 है तो इससे π/2 एंगल गए, ये π/2 यानी 90 डिग्री, और ये हो गया y2, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 4। इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट बस ऐसे बना लीजिए, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए, 3 है 4 है, 3 4 का रूट अंडर करें, रूट अंडर 3² प्लस 4², ये तो 5 हो जाएगा ना, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 5। रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब चाहते तो इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, y1 बराबर 3 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर 4, कॉस को साइन में चेंज कर दिए थे तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इन दोनों से भी करते तो यही चीज आता है, डायरेक्ट कर लीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी काम किया जाता है। पेज नंबर 7 पे जाएंगे, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, ये IIT एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, सब लोग करेंगे इसको, नीट वाले भी। देखिए क्या है, 2 वेव का इक्वेशन दे दिया, सुपरपोज लिखा हुआ है, सुपर इम्पोज्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इसमें सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ एम्पलीट्यूड। तो बस वेक्टर बनाइए, काम कीजिए। तो ये देखिएगा, हम डायरेक्ट बनाते हैं, एक वेक्टर हो गया y1 बराबर 4, या सिर्फ 4 लिखिए, दूसरा वेक्टर है 3 का, लेकिन दोनों के बीच में -π/2 का अंतर है। अंतर कितने का है, -π/2। तो इससे ऊपर की तरफ जाते, इससे ऊपर जाते तो +π/2 बोलते हैं, नीचे जाएंगे तो -π/2, तो ये नीचे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इससे। y2 का एम्पलीट्यूड कितना है 3, और ये हो गया -π/2, तो नीचे की तरफ, लेकिन एंगल तो π/2 ही ना है, माइनस यहां नहीं लिखेंगे, अपने मन में समझेंगे। +π/2 होता तो ऊपर जाता ग्राफ, -π/2 है तो नीचे की तरफ चला गया है। अब इन दोनों का क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट कर लीजिए। रिजल्टेंट तो ये हो गया, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका 3 4 का तो 5 आता है, इसका भी सेम आ गया आंसर 5। इंटीजर टाइप है तो इंटीजर में ही आंसर आएगा 5। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट देख लीजिए, हम लोग जितना भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये जो वेक्टर बनता है इसमें सिर्फ एम्पलीट्यूड होता है, ये सिर्फ एम्पलीट्यूड का पोर्शन होता है यहाँ पे, चाहे जैसा भी डायग्राम बने एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी नहीं होता है। इंटेंसिटी कहीं पे कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ प्रोपोर्शनल वर्ड हटा लीजिएगा, सीधा बराबर बोल लीजिएगा ताकि आपका काम आसानी से हो जाए, इक्वल टू बस बोल दीजिएगा। यानी क्वेश्चन में इंटेंसिटी दिया है तो हम लोग को एम्पलीट्यूड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला एम्पलीट्यूड के लिए, इंटेंसिटी के लिए नहीं है। तो इंटेंसिटी निकालना हो तो पहले एम्पलीट्यूड निकालेंगे और तब जाके ये फार्मूला लगाएंगे, I बराबर A स्क्वायर, तो हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वेक्टर का इस्तेमाल आपको करना होगा, तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, इंटीजर टाइप, ये IIT एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। देखिए सबका फेज दिया हुआ है कि सबका फेज एंगल इतना, व्हेन दे आर सुपरपोज्ड
इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का इंटेंसिटी चाहिए तो पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, क्योंकि फार्मूला से तो हमारा एम्पलीट्यूड ही निकलता है। तो ये देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है इक्वल इंटेंसिटी, सबका इंटेंसिटी आई नॉट है, इक्वल है, इंटेंसिटी बराबर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता ना है, तो हम बोलेंगे ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है। इंटेंसिटी इक्वल कहने का मतलब एम्पलीट्यूड इक्वल है, फ्रीक्वेंसी से हमको लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी इक्वल है तो जैसे एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में इसलिए दिया हुआ है कि इंटेंसिटी के एक्चुअल फार्मूला में जाइएगा, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर भी होता है। लेकिन आपको क्या बोले, लगभग इंडिया में जितना क्वेश्चन है जिसमें फ्रीक्वेंसी लगभग सेम ही रहेगा, इसीलिए फार्मूला इंटेंसिटी का ऐसा बन जाता है। आपको पूरा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम है तो जितना से काम आपका हो जाए, जितना से क्वेश्चन ना छूटे उतना ही पढ़ना है आपको। तो इंटेंसिटी सेम है मतलब एम्पलीट्यूड सेम है। अब सबका डायग्राम बना लेते हैं, वेक्टर बना लेते हैं। इसमें ऐसे है, एक एम्पलीट्यूड ए मान ले, सबका तो ए ही है, ए कर लिए, और एक जीरो पर है तो जीरो मतलब एक्स एक्सिस वाला लाइन। उसके बाद π/3 है, ये π/3 है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए ही है, π/3 मतलब 60 डिग्री। 2π/3 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 2π/3 मतलब ये भी कितना हो गया 120। 120 कहने का मतलब ये हो गया 60 और ये भी हो गया 60। फिर 180 है, पाई मतलब यहाँ से ये जीरो था, ये 60, यहीं से 120 और यहीं से 180, ये वाला एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से नाप रहे हैं, ये भी ए हो गया, ये 180 पे है। ठीक है, तो ये सारा डायग्राम हम बना लिए। डायग्राम में फर्क आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, यहीं से नापेंगे 120 और यहीं से नापेंगे 180। अब कह रहा है इसका रिजल्टेंट निकालिए, तो वेक्टर का नियम लगा लेंगे, ये दोनों अपोजिट है, दोनों कैंसिल कर दिया, अपोजिट है तो अब ये दो बचा, दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच से जाएगा ना, ठीक बीच से जाएगा। ये 60 डिग्री है तो दोनों का कंपोनेंट लें तो ये 30 डिग्री हो गया, तो कंपोनेंट इसका लेंगे तो 2 हो जाएगा डबल, 2a cos 30 डिग्री। अब 2a cos 30 डिग्री है, यहां पे इसको लिखें, सॉल्व करें तो cos 30 √3/2, 2 से ये खत्म हो गया, ये बचा a √3 बना। अब हमको इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ पे इंटेंसिटी लिखते हैं, इंटेंसिटी चाहिए तो इंटेंसिटी बराबर इसका स्क्वायर एम्पलीट्यूड का a स्क्वायर इंटू 3। अब a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर है आई नोट के बराबर, a स्क्वायर आई नोट है तो यहाँ पे आई नोट लगा देंगे तो यही हो जाएगा 3, आगे आ गया 3 आई नोट। क्वेश्चन में क्या बोला था, n आई नोट, क्वेश्चन में n आई नोट बोला था ना, n के जगह कितना हो जाएगा आंसर, ये हो गया 3 n के जगह पे। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है, कैसे कैसे सॉल्व किए हैं, इसको अच्छे से समझिए इस पॉइंट को, इसको बहुत काम आएगा। नीट में भी चांस है कि ऐसा इतना हार्ड नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन पूछे, लेकिन जेई में तो पूछेगा ही पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 14। ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको अच्छे से खुद से ट्राई कीजिए। मान लीजिए कि टेस्ट है आपका, आप टेस्ट में जैसे बनाएंगे वैसे ही अभी बनाइए, वीडियो को रोक कर खुद से कीजिए। पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 14, जेई मेन 2020। तो देखिए क्वेश्चन में अभी जैसे किए थे एडवांस में, बिल्कुल उसी टाइप का था। इसमें क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी सेम है, तो हम लोग ठीक है, इंटेंसिटी सेम है तो आई नोट को एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बोले तो एम्पलीट्यूड भी सेम हो गया। अब कह रहा है कि फेज कितना कितना है, जीरो है, एक π/4 मतलब 45 डिग्री, एक -45 डिग्री। तो जीरो का ये डायग्राम बना लिया, एक्स एक्सिस वाला ये जीरो के लिए हो गया, प्लस π/4 के लिए ऊपर बना लिए, और -4π/4 यहाँ से प्लस π/4, यहाँ से -π/4 नीचे, ये माइनस। सब का एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, इसका भी a, इसका भी a, इसका भी a। ये 45, ये 45 और ये भी -45, माइनस मतलब नीचे की तरफ, लेकिन 45 ही लिखेंगे, इसको माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस सिर्फ समझने के लिए है, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे, लेकिन ये एंगल तो 45 है ना, 45 मिलाकर 90 बन गया, ये पूरा 90 डिग्री बन गया। अब 90 डिग्री बन गया तो इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट a है तो रिजल्टेंट a√2 होगा, यही होगा ना। और ऑलरेडी इस डायरेक्शन में ऑलरेडी पहले से कितना था, a था, दोनों मिल गया ना। चाहे तो ये दो लाइन डबल लाइन मत बनाइए, एक ही लाइन बनाइए। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया और इसी के डायरेक्शन में ऑलरेडी पहले से a था, तो ये दोनों जुड़ गया ना, तो जुड़कर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a कॉमन ले लीजिए, दोनों का a कॉमन 1 प्लस, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, 1 + √2 हुआ। अब इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी में तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस इसका स्क्वायर 2 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ना, 2√2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 + 2√2, 2 × √2 होता है कितना, √2 होता है 1.4, ये खत्म हुआ तो 2.8,
3 से हुआ तो 5.8। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर को इंटेंसिटी बोल सकते हैं, तो ये आई नोट हो गया, आई बराबर ये आंसर, तो 5.8 आई नोट, यानी इसका आंसर ए हो गया। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पे, यदि कई लोग आप लोगों के ऐसे होंगे जो बना लिए होंगे, कुछ नहीं भी बनाए, तो देखिए कहाँ पे जाके आप रुक गए थे, उस स्टेप से सीखिए कि आने वाला टाइम में कभी कोई दूसरा बार ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप नहीं फंसेंगे उसमें।